देखो बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम है हर एग्जाम का सिलेबस एक जैसा ही है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 2023 एडिशन की बुक ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, रीजनिंग की बुक की टेंशन ना लो बेटा, ये जो है अभी 2023 वो एकदम अप टू डेट है। अभी मैं पूरे यूट्यूब चैनल पर पहले 2023 बुक को पूरी कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद फिर 2024 को देखते हैं हम स्किप भी कर देंगे, सीधा 2025 एडिशन लेकर आएंगे, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ओहो भाई साहब मार्कर दे दो भैया, मार्कर कहाँ रख गए आप लोगों ने। हाँ जी, तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है, चाहे आप उसको एनालिटिकल रीजनिंग कह सकते हो, एनालिटिकल रीजनिंग का इसको एक पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट कह सकते हो। पहले हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करी थी, अब मैं आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग शुरू करके दिखा रहा हूं, ये क्या हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। हाँ जी, डांस विद पीस ने विदाउट पेन एंड पेपर, ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप में एक ऐसी रीजनिंग है, देखो मैं आपको बताता हूँ एनालिटिकल और बाकी जो रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें फर्क क्या है। देखो एनालिटिकल, देखो रीजनिंग को ना तीन हिस्सों में हमने बांटा एक तो हमने बांटा है ना, रीजनिंग को हमने तीन हिस्सों में बांटा है। एक तो हमारी वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग जैसे कि बाकी सारे टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में सारे के सारे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं बाबू, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, जैसे कि स्टेटमेंट, अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बनते हैं इस बार, ठीक है। पुलिस के एग्जाम में पुलिस कार्रवाई वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है और एक होता है कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटेड टू पुलिस। तो जो कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटेड टू पुलिस था, ठीक है, हम जानते हैं कि 13 क्वेश्चन आए थे हर एक सेट में, हर सेट में 13 क्वेश्चन थे, टोटल 4 सेट थे, टोटल हमारे पास 52 क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार पूछे गए थे। हालांकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमारी बेसिक है ना, हमारी बेसिक नॉलेज होती है किसकी, जैसे जो पॉलिटी हम पढ़ते हैं ना, मूल विधि, उसकी बेसिक नॉलेज होती है ये। लेकिन फिर भी रीजनिंग के तौर पर हम इन क्वेश्चंस को करा देंगे, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग का ही इसको हम मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट कह सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग को मेंटल रीजनिंग भी बोल सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग को, ठीक है। देखो वर्बल रीजनिंग में तो हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसमें लॉजिक कुछ ना कुछ लग रहा होता है वर्बल रीजनिंग के अंदर। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर ना फिगर वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ना सारे क्वेश्चन ना स्टेटमेंट वाले होते हैं, स्टेटमेंट यानी कि कथन वाले क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कथन वाले क्वेश्चन है, अब इनमें दिक्कत क्या है सर, दिक्कत तो बहुत बड़ी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इतनी बड़ी दिक्कत है जिसकी कोई हद ही नहीं है। देखो दिक्कत कितनी बड़ी है इनको सॉल्व करने में, जैसे कि एक पानी की बोतल आपके सामने है, उस बोतल के अंदर आधा पानी है, ठीक है। तो अब आप उस पानी की बोतल को देख के क्या कहोगे, तो कुछ लोग कहेंगे सर पानी की बोतल आधी भरी हुई है, कुछ लोग कहेंगे पानी की बोतल आधी खाली है, कुछ लोग कहेंगे सर पानी की बोतल तो पूरी भरी हुई है, आधी पानी से आधी हवा से, एयर भी तो होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है। विश्लेषणात्मक रीजनिंग कहते हैं इसको हिंदी में, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कि पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, उसको एनालिटिकल रीजनिंग से हमने अलग किया हुआ है। जो सिलॉक्स है ना, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ गधे घोड़े हैं, उसको हमने इस चैप्टर के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्ट लॉजिक है, डायरेक्ट ट्रिक है। मैं बताऊंगा सिलॉक्स चैप्टर इस चैप्टर के अंदर क्यों नहीं है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्यों है, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स यानी कि कथन और तर्क, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स यानी कि कथन और निष्कर्ष, लेकिन ये सिलॉक्स वाला निष्कर्ष नहीं है बेटा, वो चैप्टर अलग है। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम, है ना। रीजन एंड असर्शन यानी कि कारण और अभिकथन, रीजन एंड असर्शन मतलब कारण और अभिकथन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, रीजन एंड असर्शन, ये सारे टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। देखो कारण इसके पीछे ये है कि जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, वर्बल रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग, उस रीजनिंग के अंदर जैसे आपसे पूछा जाएगा मोहन का राम से क्या संबंध है, जैसे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, उसमें पूछा जाएगा मोहन का, है ना, मोहन का राम से क्या संबंध है। तो भैया मोहन का राम से क्या संबंध है, आप आंसर क्या दोगे, भाई, है ना। तो जो भाई आंसर है, मान लो मोहन का राम से क्या संबंध है, आंसर है भाई, तो ये भाई आंसर बेटा हर बच्चा देगा। मतलब वर्बल रीजनिंग के अंदर जो आंसर आएगा वो फिक्स होगा हर बच्चे का, वो गलत हो नहीं सकता। जैसे कि 2 दूनी, तो दुनिया का हर बच्चा ये बताएगा 2 दूनी 4 होता है। जैसे आपसे पूछा जाए 10 दूनी, तो आप हर बच्चा ये बताएगा सर 10 दूनी 20 होता है। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि हम, है ना, किसी भी आंसर को प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ सर ये आंसर 100% ट्रू है, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। एनालिटिकल रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे पानी की बोतल आपके सामने है, आप पानी की बोतल के बारे में आप कुछ भी कह सकते हो कि सर ये बोतल आधी खाली है, आधी भरी है ना, पूरी भरी है, आधी पानी आधी हवा से, तो हर आदमी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आंसर को ये सही माना जाएगा। एक्चुअली होता है एनालिटिकल रीजनिंग में लगभग सारी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। यूपीएससी वाले तो पता क्या करते हैं, यूपीएससी वाले तो हर ऑप्शन के हिसाब से ना, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है तो हर ऑप्शन की मार्किंग शायद अलग अलग कर देते हैं वो। जैसे कि मान लो इसके दे दिया उन्होंने 0.5 मार्क्स, पहले तो ये भी होता था, मान लो बी ऑप्शन का 1 नंबर है, सी ऑप्शन के 2 नंबर है और डी ऑप्शन के 2.5 नंबर है, तो जो बच्चा डी ऑप्शन को चूज कर रहा है उसको 2.5 नंबर मिल रहा है, जो सी ऑप्शन को चूज कर रहा है उसको 2 नंबर मिल रहा है। जो क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में लगभग सारी ऑप्शन सही होते हैं हमारी। भाई अगर हम अपनी सोच की बात करें तो हम तो हमेशा सही होते हैं। क्या आप अपने आप को कभी गलत मानते हो, ये क्वेश्चन बेटा दुनिया के हर पेपर में आते हैं, दुनिया के हर पेपर में। क्या आप अपनी सोच को कभी गलत मानते हो, कभी नहीं मानते। आप अगर किसी से आर्गुमेंट करते हो, क्या आपने आज तक अपने आर्गुमेंट को गलत माना है, कभी नहीं माना। आपके अकॉर्डिंग आपके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही होते हैं। लेकिन आज के बाद, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत थे, क्योंकि अब जो हमें अपनी सोच है ना वो बदलनी पड़ेगी। अच्छा, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ना एक हमारे ना एटीट्यूड, मतलब हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एप्टीट्यूड, जिनके आंसर होते हैं फिक्स, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अपना एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेंगे हमारे आंसर्स। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ना
हमारा व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा, हमारी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। ये समझ लो ये टॉपिक्स हमारी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करेंगे। पूछो कैसे? देखो जब मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन से आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि सही होते हैं और जो कौन से आर्गुमेंट हैं जो कि गलत होते हैं, जब आप ये चीज जान जाओगे तो फिर उसके बाद आप जब भी सोसाइटी में बैठोगे ना, जब भी सोसाइटी में बैठोगे तो आप सिर्फ वही बातें करोगे जिसमें वजन होगा, वजनदार बातें करने लग जाओगे। आज के बाद मतलब आज के बाद अगर आप किसी को एडवाइस दोगे तो आपकी एडवाइस प्रॉपर सुनी जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और जो हम बोलते हैं उसमें क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, ये सारी कहानी आपको पता चलेगी इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। आज के बाद आप किसी से भी आर्गुमेंट करोगे ना तो आप कभी हारोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते क्या है, हमें किन बातों पे आर्गुमेंट और क्या दलील अपनी देनी चाहिए। ठीक है, आरपीएफ का सिलेबस बता दिया भाई, सब कुछ ही पढ़ना है तुम्हें, है ना। नंबर ऑफ अल्फाबेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। तो सब फ्लो तोड़ देते हो तुम। तो आज के बाद आपके व्यक्तित्व में एक अलग लेवल का सुधार आने वाला है। तो इनमें से सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बेटा स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। सर ये कथन और पूर्व धारणाएं एक्चुअल में होता क्या है? स्टेटमेंट अजम्पशंस होते क्या है, कथन और पूर्व धारणाएं। एक होता है कथन और निष्कर्ष, एक होता है कथन और पूर्व धारणाएं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट। ओहो एक होता है बेटा स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। एक क्या होता है? कथन और निष्कर्ष। एक होता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और एक होता है कथन और पूर्व धारणा। एक होता है कथन और पूर्व धारणा। तो आज दोनों में अंतर समझते हैं कि सर ये कंक्लूजन और अजम्पशन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन, अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा, और हिंदी में इसको अनुमान भी कह सकते हैं, अनुमान। ठीक है, हिंदी में चैप्टर का नाम है कथन और पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा। और एक चीज होती है हमारी कंक्लूजन, कंक्लूजन जिसको हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? स्टेटमेंट अजम्पशन है ना, एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन दोनों में क्या अंतर है? आपको क्या लगता है कि अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फर्क है? सर जैसे कि नाम से ही हमें पता चल गया, एज्यूम और कंक्लूड। ठीक है, पूर्व धारणा अनुमान लगाना और एक निष्कर्ष देना, हमें नाम से पता चल गया कि सर स्टेटमेंट अजम्पशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। इसका मतलब होता है संभावना। और ये क्या होता है? ये होता है रिजल्ट। ये होता है रिजल्ट यानी कि जो बात 100% ट्रू है, जो बात 100% ट्रू है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, जिसकी संभावना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। भैया कथन के हिसाब से जो बात 100% ट्रू है वो तो कंक्लूजन है, कथन के हिसाब से जो संभावना है, कथन के हिसाब से जो संभावना है वो क्या है? वो अजम्पशन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो स्टेटमेंट है आज के बाद बेटा इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ना आपके घर वाले भी आपको समझेंगे, उनको पता चल जाएगा मेरे बच्चे की बात में तो बड़ा वजन आ गया, ये तो पहले बहकी बहकी बातें करता था, आजकल तो ये बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप एक समझदार लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फर्क है? लड़का होगा या लड़की? सही कह रहे हो, मतलब जब कोई भी विमेन प्रेग्नेंट है तो हम अजम्पशन लगाते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, और जब डॉक्टर हमें बताता है वो रिजल्ट होता है, वो कंक्लूजन होता है कि फाइनली हुआ क्या है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यहाँ पर उसमें जवाब देना बहुत ही सोच समझकर। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन। अच्छा एक चीज और, ये जो सारे टॉपिक्स है ना हमारे, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन। यहाँ पर वही कथन दिए जाएंगे जो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है। ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक हमें कथन दिया जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं ना सिलॉक्स चैप्टर, जो सिलॉक्स है सिलोजिज्म, यहाँ पर जो स्टेटमेंट अजम्पशन होते हैं, सॉरी स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं ना सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं कथन और निष्कर्ष, वो बेटा रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं होते, रियल लाइफ पर बेस्ड होता है। रील यानी कि एक काल्पनिक जीवन होता है, काल्पनिक। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तो हम गधे को घोड़ा बना देते हैं, कुत्ते को बिल्ली बना देते हैं, आदमी को बंदर बना देते हैं, औरत को बिल्ली बना देते हैं, कुछ भी बना दो इस चैप्टर के अंदर, कोई बुरा नहीं बनेगा। तो ये काल्पनिक चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर के जो आंसर्स होते हैं ना वो बाकायदा प्रूफ होते हैं। तो इस चैप्टर का फिक्स आंसर निकल कर आता है, इसलिए इस एनालिटिकल रीजनिंग से बाहर है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता फॉर्मूले से, बट सिलॉक्स का डायरेक्ट आंसर आ सकता है फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर है ना, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स ना हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है ना, रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो मुझे एक बात बताओ कि वास्तविक जीवन से रिलेटेड मान लो एक कथन आपके सामने है, एक कथन आपके सामने, कोई भी कथन है, एक्स वाई जेड कुछ भी कथन है। ठीक है, कथन है आपके सामने कि आज दिल्ली में बहुत तेज धूप निकल रही है, आज बहुत तेज धूप है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, आज बहुत तेज धूप है ना। चलिए, तो पहली पूर्व धारणा है हमारी पहली पूर्व धारणा है कि शाम तक, शाम तक वर्षा होने की पूरी वर्षा होने की संभावना है, शाम तक वर्षा होने की संभावना है, शाम तक वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, दूसरी है कि आज है, आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, है ना। ये जो टॉपिक है ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, और जो अजम्पशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं। एक ग्लास ऑफ पानी देना। ये जो अजम्पशंस होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पूर्व धारणा होती है, अजम्पशंस होते हैं, अनुमान होते हैं। अब ये बताओ, आज दिल्ली में बहुत तेज धूप निकल रही है, तो इनमें से कौन सी संभावना सही है? इनमें से कौन सी संभावना सही है? शाम तक वर्षा होने की संभावना है या फिर आज बारिश नहीं होने की संभावना है? कौन सी पॉसिबिलिटी सही है बताओ? देखो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें डिफाइन करनी है। हमें क्या डिफाइन करनी है? हमें पॉसिबिलिटी डिफाइन करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ क्या नथिंग इज इम्पॉसिबल? ठीक है, रियल लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है वास्तविक जीवन की अगर हम बात करें, रियल लाइफ की अगर हम बात करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे दोस्त मेरे भाई, बारिश निकल, धूप हो रही है बहुत तेज, कोई बात नहीं, है ना, मौसम क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर हम संभावना की बात करें, तो पॉसिबिलिटी तो लाइफ में हर चीज की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, अचानक से मौसम बदल जाए, भाई संभावना ही तो है। मैं कंक्लूजन थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे, मैं कंक्लूजन थोड़ी पूछ रहा हूं कि कंक्लूड करो, है शाम तक होने लगे, हो सकता है बहुत तेज बारिश होने लगे शाम तक, हो सकता है आज पूरे दिन बारिश ही ना हो। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो रियल लाइफ में तो हर चीज संभव है। आज ओले गिरेंगे, हो सकता है गिरने लगे, आज भूकंप आएगा, हो सकता है भूकंप आ जाए, आज सुनामी आएगी, हो सकता है सुनामी आ जाए, है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी तो लाइफ में हर चीज की है।
समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी तो जीवन में हर चीज की है। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं इस चैप्टर में, अगर हम इस चैप्टर में एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो सर पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। मॉनसून चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वेदर चेंज नहीं हो सकता, तुरंत चेंज हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो बेटा कोई भी अजम्पशन फिर गलत नहीं होगा, दुनिया के सारे अजम्पशन सही होंगे और ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर ही खत्म। क्योंकि फिर तो इस चैप्टर में जितने भी अजम्पशन आएंगे सारे अजम्पशन को सही कर दो, आंख बंद करके। अरे तुम तो कहोगे अजम्पशन ही तो है, मैंने कौन सा कंक्लूजन दे दिया, अभी मैंने निष्कर्ष छोड़ दिया कि 100% बारिश होगी। अरे मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, तुक्का है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मे बी है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ठीक है, अगर हम ऐसा सोचते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर, है ना, तो सारे एजम्पशन सही हो जाएंगे और चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमें यही अपनी सोच बदलनी है। ठीक है, हमें ना एकदम प्रैक्टिकल होकर इस चैप्टर के बारे में नहीं सोचना है, हमें इस चैप्टर के बारे में सोचना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है। अगर हम एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं तो फिर तो स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर तो मतलब जो कथन है उससे तो कोई मतलब नहीं है। आदमी कुछ भी बोले जा रहा है तुम्हारे सामने, तो उससे तो लेना देना नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बात करनी है। तो यही व्यक्तित्व हमें चेंज करना है, हमें जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट लेना है। नो डाउट अजम्पशन सारे सही होते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, कंडीशन सिर्फ एक है कि ठीक है, हमें चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, है ना, हमें चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहता है ना, हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं, हमेशा कोई भी अजम्पशन गलत नहीं होता। बट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। बस उन्हीं दो अजम्पशंस को हमें फोकस रखना है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। फर्स्ट अजम्पशन इज, ठीक है, सिर्फ हमें दो ही अजम्पशन को ध्यान रखना है, ये दो अजम्पशन कभी सही नहीं हो सकते, वरना हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। फर्स्ट वन इज, ठीक है, द अजम्पशन दैट अपोजिट टू द और अगेंस्ट टू द स्टेटमेंट। ठीक है, वो सारी पूर्व धारणाएं अपोजिट, वो सारी पूर्व धारणाएं जो कथन का विरोध करती हैं, है ना, ऑल द अजम्पशंस which are opposed to statement, which are against to statement, ठीक है, that can never be true। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसको डिसफेवर नहीं करना। हमेशा याद रखना, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसके कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना। कभी भी हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें कथन का विरोध कभी भी नहीं करना। अगर हम ऐसी कोई अजम्पशन दे रहे हैं जो कथन का विरोध कर रहा है, अगर हम ऐसा कोई अनुमान लगा रहे हैं जो स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, अगर हम ऐसी कोई अजम्पशन बता रहे हैं जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो वो अजम्पशन कभी भी सही नहीं होगा। तो शाम तक वर्षा होने की संभावना है मेरे भाई, धूप इतनी तेज है, वर्षा होने की संभावना है, हम कथन का विरोध कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में ही रहना है। ठीक है, दूसरी अजम्पशन क्या गलत होगा, जो देखा इलॉजिकल, जो बिल्कुल ही लॉजिकल होते हैं वो अजम्पशन हमेशा हमेशा गलत होते हैं। जो बिल्कुल ही लॉजिकल होते हैं वो अजम्पशन, हेलो यस, हाँ जी, तो वो सारे अजम्पशन गलत होंगे, ठीक है, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे। दूसरा, वो सारे अजम्पशन गलत होंगे जो इलॉजिकल होंगे। सिर्फ हमें इन दो अजम्पशन पे ध्यान रखना है। अगर ये दो अजम्पशन नहीं है तो दुनिया का हर अजम्पशन सही है। ऑल अजम्पशंस आर ट्रू एक्सेप्ट दीज टू अजम्पशन। ठीक है, सारे अजम्पशन सत्य हैं, सारे अजम्पशन सही है, सिर्फ इन दो को छोड़कर। हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें कभी भी इलॉजिकल बातें नहीं करनी है। बस अगर हम ये दो बातें नहीं कर रहे हैं तो जितने भी अजम्पशन है वो सारे अजम्पशन सही होते हैं, सारी अनुमान, सारे पूर्व धारणा सही होंगे, सिर्फ इन दो को छोड़कर। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अनुमान तो हर चीज का सही होता है, लेकिन आजकल पता क्या हो जाता है, आजकल अजम्पशन को थोड़ा सा ना कंक्लूजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू होता है, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलता है, समझ रहे हो। जैसे कि अब हम सीधा क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूं कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं रिगार्डिंग नॉन एनालिटिकल रीजनिंग। जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशंस की ही हम बात कर रहे थे, तो स्टेटमेंट अजम्पशन में क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आएगा। यार ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। हाँ जी, पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ हाँ जी कि ये अजम्पशन सही है कि गलत है। बेटा अभी एग्जांपल आ रहा है, डोंट वरी, चिंता ना करो बेटा। एग्जांपल्स है, हिंदी इंग्लिश के कई एग्जांपल्स आ रहे हैं, चिंता ना करो। दोनों ही लैंग्वेज में आ रहा है, वो तो जस्ट मैंने स्टार्टअप के लिए छोटा सा एग्जांपल लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है, द a car had driven off the road and hit a tree, है ना, the road was not good, the driver was efficient enough, he had driven the car for last 15 years। समझ गए, मतलब ये सिचुएशन आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ आ गई। एक ड्राइवर है, गाड़ी लेके निकला है, रास्ते पे पेड़ से जाकर टकरा गई, उसकी गाड़ी, रोड अच्छी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस था, ही वाज, है ना, ड्राइवर द कार फॉर लास्ट 15, ही हैड ड्राइवन द कार फॉर लास्ट 15 इयर्स। समझ रहे हो हाँ जी। तो पहला जंक्शन है एक्सीडेंट ड्यू टू ड्राइवर। देखो तुरंत, अगर आप स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो, व्हाट इज स्टेटमेंट, है ना, कथन क्या है ना, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो कथन क्या है, तो पहले जंक्शन को सुनते ही टिक कर दोगे। अबे सीधी सी बात है, गाड़ी जो चलाएगा ठोकेगा भी तो भाई, गाड़ी जो चलाएगा ठोकेगा भी भाई। जो गाड़ी चला रहा है एक्सीडेंट उसकी गलती से होगा, सीधी सी बात है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कार ठोकी, तुम ड्राइवर को तो पीटोगे, निकल के बाहर पीटोगे कि नहीं पीटोगे। अगर कोई कार वाला आ गया तुम्हारी बाइक ठोक दे पीछे से, तो तुम उतरते किसको पीटोगे, ड्राइवर को बाहर निकालोगे नहीं निकालोगे। तो जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन ये उनके लिए है जो ना समझ लोग हैं, जो सिचुएशन को समझते नहीं है ना। हमें फोकस किस पे करना है, हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद ही बेटा जब हम जज बनते हैं तो जज लेने का असली फैसले नहीं, ऐसे ही फैसले नहीं लिए जाते हैं। जजमेंट जो होता है वो दलीलों के हिसाब से होता है। व्हाट इज दलील, मतलब जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से जजमेंट लिया जाता है। वरना तो जज एक ही टाइम में फैसला सुना दे, अबे ये तो सकल से चोर लग रहा है, दो इसको फांसी की सजा, ये बेचारा शरीफ आदमी, इसको छोड़ो। लेकिन काम उसकी वजह से नहीं होता, काम होता है व्हाट आर द आर्गुमेंट्स, है ना, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ठीक है हाँ जी, तो स्टेटमेंट में ड्राइवर के बारे में क्या कहा जा रहा है, ही ड्राइवन द कार फॉर द लास्ट 15 इयर्स, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। मतलब ही वाज एक्सपीरियंस्ड, ही वाज ड्राइवर वाज एक्सपीरियंस्ड, समझ रहे हो, है ना, ही वाज द ड्राइवर वाज एफिशिएंट ना। वो मतलब बोला भी जा रहा है कि चालक जो है वो काफी कुशल था,
यानी कि ये साफ साफ स्टेटमेंट में ड्राइवर का फेवर लिया गया है। तो जब स्टेटमेंट में ड्राइवर का फेवर लिया गया है तो हम ड्राइवर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसीलिए जो पहला अजम्पशन हम निकालेंगे वो गलत होगा, क्योंकि ये जो अजम्पशन है ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, कथन का विरोध। अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो सही कर दोगे इसको, लेकिन हमें फिर अगर इतना ही प्रैक्टिकल हम सोचेंगे तो फिर इस स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं है हमें। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। दूसरा, देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में यांत्रिक खराबी थी। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये बताओ बहुत ही सोच समझ के बताना, देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में यांत्रिक खराबी थी, है ना, कार में यांत्रिक खराबी थी, देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। तो मुझे बहुत ही सोच समझ कर आप ये बताओ कि अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, क्या कार की कंडीशन के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया कार की कंडीशन के बारे में, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो क्या एक्सीडेंट होने की संभावना होती है? सर अगर मैकेनिकल फॉल्ट है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना। मान लो गाड़ी के टायर खराब है, टायर ही फट गया, मान लो ब्रेक फेल हो गए, तो ये जो अजम्पशन है एक लॉजिकल अजम्पशन है बट आउट ऑफ द स्टेटमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही तो अजम्पशंस होते हैं। अगर मान लो कार की कंडीशन दी जाती तो फिर तो ये कंक्लूजन ही ना बन जाता, फिर तो ये कंक्लूजन ही बन जाता। अजम्पशंस ही वही होते हैं जो हिडन पार्ट है। तो कार खराब है, इससे एक्सीडेंट होने का कोई लेना देना है कि नहीं है? सर बिल्कुल है लेना देना एक्सीडेंट होने का। अगर कार खराब है तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस है, तो ये अजम्पशन सही माना जाएगा, इसीलिए ये अजम्पशन सही माना जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये अजम्पशन सही माना जाएगा। एक सेकंड भाई, शिट, एक सेकंड, तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे वो दूसरे लगने थे। एक सेकंड, चलो ये देखो। हाँ जी, चलो एक और मैंने तीसरा अजम्पशन और जोड़ दिया इसमें, एक और मैंने तीसरा अजम्पशन और जोड़ दिया। इसके बारे में आपको क्या कहना? हाँ जी, एक और थर्ड अजम्पशन और हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। सोच समझ के बताओ। द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, ये अजम्पशन तो गलत ही हो गया क्योंकि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। देयर वाज मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, यस सर देयर वाज मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। पहला तो बिल्कुल ही गलत है ना, पहला तो बिल्कुल ही गलत है, पहला तो बिल्कुल ही गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा ना, यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो इंप्लिसिट वर्ड यूज होता है अजम्पशन के लिए, ठीक है? केवल दूसरा और तीसरा अंतर्निहित है ना। अजम्पशन को जब बोलते हैं ना अजम्पशन सही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंप्लिसिट। कंक्लूजन के लिए हम यूज करते हैं फॉलो, अनुसरण करता है। लेकिन अनुमान जो होता है ना अजम्पशन, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। अच्छा स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट इन्फरेंस, आप कभी चैप्टर का नाम पढ़ोगे ना स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, तो इन्फरेंस भी यही टॉपिक है जो अजम्पशन है। इन्फरेंस अजम्पशन एक ही चीज है ना? तो हाँ जी, देखो बच्चे कह रहा है मैकेनिकल फॉल्ट का तो सर जिक्र नहीं है, तो अजम्पशन भी तो वही होते हैं। अगर मैकेनिकल फॉल्ट का जिक्र होता तो ये बात कंक्लूजन नहीं बन जाती। समझ रहे हो? तो अजम्पशंस वही होते हैं। आप सिर्फ ये बताओ, मैंने आपसे कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। फर्स्ट वन इज इलॉजिकल, नहीं फर्स्ट वन इज दैट अपोज स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज इलॉजिकल, ठीक है? देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। अब ये बताओ क्या ये जो अजम्पशन है ये अपोजिट है, क्या ये अगेंस्ट है इस स्टेटमेंट के? क्या स्टेटमेंट में कार को बताया गया कि कार एकदम न्यू ब्रांड है, चकाचक है और कार की अभी सर्विस हुई है? अगर ऐसा कुछ है और फिर हम कह रहे हैं मैकेनिकल फॉल्ट है, यानी कि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो क्या हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। दूसरा, क्या ये इलॉजिकल है? क्या मैकेनिकल फॉल्ट होने से एक्सीडेंट नहीं होते हैं? हाँ सर ये लॉजिकल भी है, इलॉजिकल तो नहीं है। अगर मैकेनिकल फॉल्ट है तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, ये लॉजिकल बात है। तो ना तो ये लॉजिकल है ना ही ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो बस सही है, फिर बात खत्म। दो ही अजम्पशन है जो आपको चेक करने हैं, एक तो जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट ना हो, दूसरा इलॉजिकल ना हो। इसके अलावा सारे अजम्पशन सही है, बात खत्म। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, हमेशा स्टेटमेंट की साथ दो, उसके फेवर में रहो। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, सोचो उसके बारे में। अजम्पशन के इसमें नोट्स नहीं बनाने, तुम बेटा नोट्स बनाने से फ्री हो आजाद कुछ दिन तक। एक काम करना, अपने आंसर्स में लिखते जाना कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए। अच्छा एक चीज और, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहली बार में जो आपके माइंड में आंसर आ गया ना, पहली बार क्वेश्चन को पढ़ने पर बस वही आंसर अपने पास रखना। एक्चुअली होता क्या, जब हम क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ते हैं ना तो हम इन चैप्टर्स में अपने आंसर्स ना बदलते रहेंगे। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है जब आप एग्जाम में जा रहे हो। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर एक्सीडेंट ड्राइवर से भी तो होता है, ये भी तो संभावना है। मेरे भाई संभावना तो तीनों सही है अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी सही है, क्योंकि ऐसे तो रियल लाइफ में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, कोई भी संभावना गलत हो ही नहीं सकती। फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सारी एग्जाम सही कर दो हमेशा। हाँ बुक का लिंक बेटा मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वीडियो, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लो। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सरकार द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर प्रोग्राम फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड रीजंस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है, जहां जहां सूखा पड़ गया वहां गवर्नमेंट ने ना मतलब प्रोग्राम चलाए, उनको एडिशनल फूड दे रहा है। किसके एवज में? फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड कंट्री फॉर वर्क प्रोग्राम्स अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, ठीक है? अतिरिक्त काम के बदले उनको खाना देगा ये सरकार ने, है ना? सरकार ने क्या चलाया? सरकार ने वो चलाया एक स्कीम चलाई है कि जहां जहां सूखा पड़ गया वहां लोगों को खाने की सप्लाई जरूर दो, है ना? तो पहला अजम्पशन है द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम, है ना? हो सकता है इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। अच्छा ये बताओ क्या ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है? हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, तो क्या ये अगेंस्ट है? नहीं सर अगेंस्ट कैसे हो जाएगी? अच्छा क्या ये इलॉजिकल है? फंड्स है और प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो क्या ये बात इलॉजिकल है? सर इलॉजिकल कैसे हो जाएगी? ये तो लॉजिकल है, फंड्स है तभी तो प्रोग्राम चलेंगे। तो ना तो ये अगेंस्ट है ना ही ये इलॉजिकल है, ये स्टेटमेंट का फेवर में भाई, ये स्टेटमेंट का साथ दे रही है। दूसरा, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन के आंसर एकदम सही निकला है, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसे, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा पूरा एनालिटिकल रीजनिंग खत्म होने तक, ठीक है? अच्छा दूसरा है अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील अ डे ड्यू टू दिस प्रोग्राम। ये कह रहा है कि इन प्रोग्राम्स के बाद कम से कम लोगों को एक समय का खाना मिलेगा। तो क्या ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है? सॉरी क्या ये बात अगेंस्ट है कि लोगों को कम से कम एक समय का खाना मिलेगा? सर अगेंस्ट कैसे हो जाएगी यार? हम कह रहे हैं कि लोगों को खाना, अगर हम ये कहते हैं कि इन प्रोग्राम के बावजूद भी लोगों को कम से कम एक समय का खाना नहीं मिलेगा तो फिर ये अगेंस्ट होता, लेकिन हम कह रहे हैं मिलेगा, सबको मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं। क्या ये इलॉजिकल है? नहीं। अरे जब फूड प्रोग्राम चलाएगा हम कह रहे हैं खाना सबको मिलेगा, तो ये इलॉजिकल भी नहीं है, तो ना तो अगेंस्ट ना ही इलॉजिकल, बात खत्म। तो इसीलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंप्लिसिट। हाँ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंप्लिसिट, ठीक है? पहला और दूसरी दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, पहली और दूसरी दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट, अगर तुम्हारे बेटा 10 में से अगर तुम्हारे
5 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना तो भी तुम सुपर कैटेगरी में आ जाओगे, याद रखना इस चैप्टर में, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में टॉपिक, इसीलिए 8-10 बार पढ़ चुके होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, पहली बार में जो आंसर आ जाए सही है, ज्यादा दिमाग मत लगाना क्वेश्चन पे, है ना। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड 50% रिडक्शन इन वाटर सप्लाई टिल मानसून अराइव। भैया नगर निगम ने पानी काट लिया, तुम गए सुबह वॉशरूम, हल्के होने टंकी खोली, पानी गायब, ओ बेटे। नगर निगम ने पानी काट लिया, अब वो भी 50%, कह रहे हैं जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक पानी नहीं देंगे तुम्हें, समझ लो, जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक पानी नहीं देंगे। पहला जंक्शन है, पीपल विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन टेकन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। देखो नो डाउट, नो डाउट ऐसा ही होगा, लोग विरोध करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है ना। हर चीज का विरोध होता है सरकार के खिलाफ, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, हम चाहकर भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले जाओ, साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले जाओ, और चाहकर भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, आप एक बात बताओ, आप जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कल को आप उस सरकारी, है ना, सेवा का पार्ट बनोगे, आप भी सरकारी नौकर बनोगे, और आप उसी का विरोध कर रहे हो जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हो, जिस फैमिली का पार्ट बनने जा रहे हो, आप उसी फैमिली से लड़ाई कर रहे हो पहले तो वो फैमिली आपको एक्सेप्ट क्यों करेगी, ये बताओ। हमें गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, हमें हमेशा उसके फेवर में रहना, हम कभी भी अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये तो गवर्नमेंट छोड़ो, हम कभी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बार बार ये समझा रहा हूं, तुम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, तुम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस टैक्सेस फ्रॉम इट्स रेट एज इट फेल्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टैक्सेस को कम कर दे क्योंकि पानी तो दे नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, पानी दे नहीं पा रहा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टैक्सेस कम कर दे, इसमें नुकसान किसका होगा, जनता का या सरकार का, ये बताओ। अगर टैक्सेस कम करेगा तो नुकसान किसका, जनता या सरकार का, किसका नुकसान है, बताओ, सोच समझ के बताओ। सर सरकार का नुकसान है, सरकार का नुकसान तुम करोगे क्या, सरकार का नुकसान करोगे, है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझ लो। देखो आप रियल लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए एग्जाम में इन क्वेश्चंस के, तो भैया सरकार को माई बाप बना के रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ लो। अगर तुम्हें इन टॉपिक्स में मार्क्स चाहिए तो गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं जाना किसी भी कंडीशन में हमें। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट, ना तो पहला और ना ही दूसरा अंतर्निहित है, समझ लो, ना तो पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित है। ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे चकमा खा गए होंगे डेफिनेटली। स्टेटमेंट कुछ भी हो उसका फेवर करो, स्टेटमेंट अगेंस्ट हो ही नहीं सकता बाबू, स्टेटमेंट अगेंस्ट कैसे हो जाएगा, स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट होता है। हेलो, हाँ दोबारा से रिपीट करते हैं, फट चिंता मत करो। मैंने आपसे बोला कि दो एजम्पशन है जो कभी सही नहीं होने, उनको छोड़कर हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे। पहला वो एजम्पशन जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो, दूसरा जो इलॉजिकल हो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विरोध करेंगे, तो ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि नहीं, मतलब दो एजम्पशन हमेशा गलत होंगे, एक जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, दूसरा जो इलॉजिकल है, तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि नहीं। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई काम किया है भाई, अगर उन्होंने पानी की कटौती की है तो सोच समझ कर करी होगी, बाकी में पानी खत्म हो गया होगा, तो मानसून आएगा तो पानी आएगा, तब वो पानी का मिसयूज होने से, है ना, पानी को मिसयूज होने से बचाने के लिए 50% पानी की कटौती कर रहे हैं ताकि लोग पानी को मिसयूज ना करें और बहुत सोच समझ के खर्च करें, पानी की बहुत कमी है, किल्लत है, समझ लो। और हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो सर विरोध करेंगे, तो ये साफ साफ स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं है, तो इसमें सोचना ऐसा क्या है, हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, नहीं जाना। अच्छा ये कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना अपने टैक्सेस को कम कर देगा। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कभी अगर 10 घंटे को लाइट चली जाए, 12 घंटे को लाइट चली जाती है, पहले तो एक जमाना था कि 2-2 दिन के लिए लाइट गायब हो जाया करती थी, है ना। हाँ जी, 2-2 दिन के लिए लाइट गायब हो जाया करती थी, ठीक है। एक जमाना था, मैं बहुत छोटा था, नानी के घर में जाते थे, तो हफ्ते में एक दिन लाइट आती थी। तो जब लाइट गायब हो जाए तो क्या जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारी यूनिट रेट कम कर देती है लाइट के, और अच्छा कर भी दे तो नुकसान तो सरकार भुगतेगी ना, और सरकार का नुकसान हमें होने नहीं देना, तो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, बस इतना याद रखो, हमें अगेंस्ट नहीं जाना, बात खत्म। अच्छा, इन द व्यू ऑफ सीवर हीट वेव्स पासिंग थ्रू द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द स्कूल टू रिमेन क्लोज फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट विद इमीडिएट इफेक्ट। बहुत तेज भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते सरकार ने सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए अगले 15 दिनों तक। गवर्नमेंट ने बोला है सारे स्कूल कॉलेज भैया 15 दिनों तक सब बंद कर दो, 15 डेज ऑफ। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, बहुत भयंकर। फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा 2 वीक्स, है ना। तो पहला जंक्शन है द हीट वेव्स मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द फोर्टनाइट। ये कह रहे हैं कि हो सकता है 15 दिनों के बाद हीट वेव्स खत्म हो जाए, हो सकता है 15 दिनों के बाद हीट वेव खत्म हो जाए। अच्छा 15 दिनों के बाद हीट वेव्स क्यों खत्म हो जाए, ये जंक्शन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है या स्टेटमेंट के साथ है, ये बताओ, है ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है या स्टेटमेंट के फेवर में है। सर गवर्नमेंट कह रही है कि 15 दिनों तक स्कूल बंद है। अच्छा गवर्नमेंट 15 दिनों के लिए क्यों कह रही है, गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए क्यों नहीं बोला, गवर्नमेंट ने 30 दिन के लिए क्यों नहीं बोला, या गवर्नमेंट ने
है ना, एक इंडेफिनिट टाइम के लिए क्यों नहीं बोला, है ना, गवर्नमेंट ने, है ना, अनिश्चित काल के लिए क्यों नहीं बोला, ठीक है, ये बताओ, गवर्नमेंट ने 15 दिनों के लिए ही क्यों बोला, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 30 दिन, या फिर उसने ये कब क्यों नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि जब तक गर्मी है तब तक बंद रखो, उन्होंने पर्टिकुलर टाइम को दिया, क्योंकि उन्होंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात करी होगी, उन्होंने बताया होगा कि हाँ भाई कि 15 दिनों तक तो देखो गर्मी है साहब, 15 दिनों के बाद कम हो जाएगी, तो 15 दिनों के बाद गर्मी कम हो जाएगी, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में जा रही है, क्योंकि 15 दिनों के लिए बंद है ना, हाँ जी, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है, तभी तो 15 दिन का डेटा निकल कर आया, वरना तो 2 दिन भी हो सकता था, 30 दिन भी हो सकता था, अनिश्चित काल भी हो सकता था। दूसरा है द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स मे नॉट अलाउ देयर वर्ड्स टू अटेंड स्कूल इवन आफ्टर, कह रहे हैं कि बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ना भेजेंगे, बताओ 2 हफ्ते बाद नहीं भेजेंगे, खुल के हम नहीं भेज रहे, क्या कर लोगे, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में अगेंस्ट है, सर स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते, ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। कंप्लीट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, many people were caught by the railway police while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, कई पुलिस ने उनको पकड़ लिया, रेलवे पुलिस ने। पीपल मे रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन फ्यूचर, हो सकता है लोग भविष्य में अब रेल की पटरियां पार ना करें, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, पीपल में कंटिन्यू, हाँ यही होगा, प्रैक्टिकली यही होगा, लेकिन ये बात अगेंस्ट है। तो आज हमने अभी 5 क्वेश्चन किए, अब मैं 5 क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं आप लोगों के लिए। जिस बच्चे ने 5 में से एक क्वेश्चन बनाया है, एक, वो बच्चा गुड है, जिसने 5 में से 2 क्वेश्चन बना दिए, 2, वो बच्चा परफेक्ट है, और जिसके 2 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, 3, 4 या फिर 5 तो किसी के ठीक नहीं हो सकते, मेरे भी ठीक नहीं थे पहली बार में, तो आप लोगों की कैसे ठीक हो जाएंगे, और अगर ठीक है तो भैया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप सुपर कैटेगरी में सुपर। तो आज का रिजल्ट ये है आप लोगों का, आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर आप एक ही क्वेश्चन ठीक कर पाए इन 5 में से तो आप गुड है, 2 क्वेश्चन ठीक कर पाए हैं तो आप परफेक्ट है, और अगर 3, 4, 5 तो हो ही नहीं सकता फिर कोई, तो फिर आप सुपर कैटेगरी में आते हैं। चलिए बाकी इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल टेस्ट करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है वो इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से, लव यू ऑल। ठीक हो जाएंगे, तो 100% क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन में, ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ जी, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम क्वेश्चन आसानी से बना दें, और हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, स्टेटमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें फर्स्ट क्लिक में जो हमारे माइंड में आंसर आएगा बस हमें वही आंसर देके आ जाना है पहली क्लिक में। ऐसा नहीं कि हम बार बार स्टेटमेंट्स को एग्जाम में पढ़ रहे हैं और बार बार अजम्पशंस को पढ़ रहे हैं, अगर आप बार बार पढ़ोगे, है ना, अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कभी आंसर कुछ दोगे, कभी आंसर कुछ दोगे, तो आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार पढ़ना है और पहली बार पढ़ते ही जो चीज आपके दिमाग में क्लिक हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन पहले कुछ प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे, उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो पहली क्लिक जो आपके एग्जाम में हो रही है उसी के आधार पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, समझ रहे हो। हाँ जी, तो 5 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और देखो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 10-20 सेकंड का समय दूंगा और आप अपनी नोटबुक निकाल लो और अपनी नोटबुक में ना इन प्रश्नों के उत्तर लिखते चलो, आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखते चलो कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में आप लिखते चलो इन प्रश्नों के उत्तर। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखोगे ना तो आप अपना आंसर ना बार बार चेंज करते रहोगे। एसबीआईपीओ के क्वेश्चंस, हाँ कौन सी सीट अपलोड भैया, एसबीआईपीओ वाली, एसबीआईपीओ के कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हो आप। चलिए साहब, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टूड इन द क्यू फॉर बाइंग टिकट्स फॉर द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन द सिटी ऑन द नेक्स्ट डे। बेटा कल शहर में ओडीआई होने वाला है, एक वनडे इंटरनेशनल मैच होने वाला है, ओडीआई आप जानते हैं, और ओडीआई के बारे में आप जानते हैं, और उसको देखने के लिए ना शहर में काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है टिकट खरीदने के लिए, बहुत सारे लोग बेकरार है कि हमें मैच देखना है, हमें मैच देखना है, हमें मैच देखना है। पहला जंक्शन है, नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मे बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और मैच नहीं है, इसलिए इस मैच को देखने के लिए ज्यादा लोग उत्सुक हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो इसलिए थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं कि अगले 6 महीने में कोई और मूवी नहीं आएगी, तो ये बात तो गलत है ना कि अगले 6 महीने में कोई और मूवी नहीं आएगी इसलिए हम इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कल के मैच के बारे में सोचना है कि कल का मैच एक्जैक्टली किस किसके बीच में है। भाई कल का मैच हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच का हो, इसलिए लोगों की इतनी भीड़ लग रही है ना। तो पहला जो अजम्पशन है वो इलॉजिकल है, वो तार्किक बिल्कुल भी नहीं है, इलॉजिकल है। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ दोस हु स्टूड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट टिकट फॉर द वनडे, हम कह रहे हैं कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों को टिकट मिल जाए, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में या नहीं है, ये बताओ। मैंने आपको कल 2 चीजें सिखाई थी कि हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें इलॉजिकल नहीं होना, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में कि नहीं है। हाँ सर, ये बात स्टेटमेंट के बिल्कुल फेवर में, लोग टिकट खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं लोगों को टिकट मिल जाए, और मैं सच बता रहा हूं सिर्फ एक बच्चा है जिसने आंसर गलत दिया है
है ना। बाकी हर बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी, है ना। मोस्ट मतलब 99% सभी बच्चों का आंसर सही था इस क्वेश्चन का। आप लोग लिखते जाना बेटा अपनी, है ना, एक रफ पेज ले लो, उस पर लिखते जाओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का मान लो आपने आंसर दिया था ए और वो गलत हो गया, तो इस तरीके से गलत करके बी कर दो, और फिर बाद में चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना। बाद में फिर हम आपको क्या करेंगे, जज करेंगे। लेकिन पहले आप आंसर लिख लिया करो मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले। अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर लिखोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि फिर आपकी सोचना बदलती जाएगी मेरे एक्सप्लेन करने के साथ साथ। तो आप अपनी सोच को मत बदलिए, पहले ही आप आंसर लिख लिया कीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, पहले ही आप आंसर लिख लिया करो ताकि बाद में कोई तकलीफ आपको ना आए। लिखिए आंसर आप लोग, सॉरी। The employees association urged its member to stay away from the annual function as many of their demands were not met by the management। ये क्या कह रहा है कि जो एनुअल फंक्शन होने वाला कंपनी में, है ना, जो एनुअल फंक्शन होने वाला कंपनी में, तो कर्मचारी संघ आयोग ने अपने अपने एम्प्लॉइज, देखो जो एम्प्लॉय एसोसिएशन होता है हर कंपनी में, उसने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि कोई भी कंपनी के एनुअल फंक्शन को अटेंड ना करे, क्योंकि कंपनी ने हमारी काफी सारी डिमांड पूरी नहीं करी है। कहते हैं ना हमारी मांगे पूरी करो, तो कंपनी ने काफी सारी मांगे हमारी पूरी नहीं करी है, तो इसलिए कंपनी का एनुअल फंक्शन अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला एग्जाम्पशन है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। हम कह रहे हैं कि एनुअल फंक्शन को अटेंड मत करो, और हम कह रहे हैं कि काफी सारे लोग एनुअल फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है। चलिए दूसरा है द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एनुअल फंक्शन को अटेंड करने और ना करने की बात हो रही है, एनुअल फंक्शन कैंसिल कैसे होगा। पहली बात तो जो एनुअल फंक्शन होता है वो सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए नहीं होता है, उसमें और भी कंपनीज के डायरेक्टर एम्प्लॉइज इन्वाइटेड होते हैं, है ना। जैसे आपके कॉलेज में फेस्ट होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है ना फेस्ट, साल में एक बार, तो उस फेस्ट में बहुत सारे ओपन फेस्ट होता है वो, जिसमें और भी कॉलेजेस इन्वाइटेड होते हैं। तो अगर उस फेस्ट में उसी कॉलेज के बच्चे ना जाए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस्ट तो फिर भी होगा। एक बात बताओ, आपकी शादी हो रही है और बाराती पहुंचे नहीं, तो आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी, है कि भाई सर हमारी शादी पंडित भी ना आए तो भी कैंसिल ना होने दें हम, है ना। तो एनुअल फंक्शन को अटेंड करने ना करने की बात हो रही है, वो कैंसिल से, तो ये तो इलॉजिकल है ना, तार्किक नहीं है ना। स्टेटमेंट के अंगेस्ट तो नहीं है ये, लेकिन ये इलॉजिकल है, ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो अंगेस्ट एक इलॉजिकल। तो अंगेस्ट की कैटेगरी में तो नहीं आता, बट ये इलॉजिकल की कैटेगरी में जरूर आता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल तक पहला अंतर नहीं है ना, केवल तक पहला अंतर नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दीजिए फटाफट से आंसर। शादी के मंत्र तो हम खुद ही बोल देंगे, हाँ बिल्कुल, और क्या, शादी के मंत्र तो आप खुद ही बोल दोगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक थोड़ी है। शादी के मंत्र तो आप खुद ही बोल दोगे, ये तो बात बिल्कुल सच है। जल्दी से आंसर लिख लो बेटा अपनी नोटबुक पे, और देखो बार बार आंसर को चेंज मत किया करो। पहली बार जो आंसर लिखा है समझ के बस उसी पे फोकस रखा करो। गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। गांव में पीने के पानी की बेटा बड़ी किल्लत हो गई है, पीने का पानी बड़ी किल्लत है, तो सरपंच ने क्या बोला कि हेड ऑफ द फैमिली उसने ना मीटिंग में बुला लिया। अब जैसे एक घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 को बुला के क्या करेगा, उस घर का जो मुखिया है उसको उसने मीटिंग में बुला लिया कि भैया क्या करना चाहिए अब आगे। तो द सरपंच हैड अर्लियर कॉल सच मीटिंग्स टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम। बेटा सरपंच ने ऐसी, है ना, मीटिंग्स पहले भी बुलाई थी। अच्छा ये बताओ पहले बुलाई थी तो इस पहले बुलाने का इस बुलाने से क्या लेना देना, ये तो इलॉजिकल है ना कि सरपंच ने पहले भी ऐसी मीटिंग बुलाई थी, अरे पहले क्या किया बाद में क्या किया, इससे क्या लेना देना। दूसरा, मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिलीज में अटेंड द मीटिंग्स, ये स्टेटमेंट के फेवर में हम कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है उसको अटेंड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट के फेवर में है, बिल्कुल फेवर में है। तो केवल दूसरा तर्क, केवल दूसरी पूर्ण धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्ण धारणा अंतर्निहित है ना। चलो हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी डन। चक्रवाती तूफानों से सागर तटों के प्रभावित द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन। भैया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया है, वायरलेस कम्युनिकेशन, सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि अलोंग द कोस्टल एरिया इन द व्यू ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म हिटिंग द कोस्ट, ठीक है सही बात है। जो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, ठीक है, जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है ना, वहाँ साइक्लोन स्टॉर्म आता है, जिसकी वजह से वायर्ड कम्युनिकेशन ना इफेक्ट हो जाता है, कभी वायर टूट गया, कभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वहाँ पे ना वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम कर रहा है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सेटअप कर दो, वायरलेस कम्युनिकेशन को सेटअप कर दो, यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन काम नहीं आएगा। तो पहला जंक्शन है टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म। देखो सही बात है, जो टेलीफोन कनेक्शन है वो, है ना, साइक्लोन स्टॉर्म से पहले, तभी तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाह रहा है, एक्सेप्ट, है ना, टेलीफोन कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट के फेवर में है। दूसरा, द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में भी एबल टू विथस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म, सही बात है। देखो वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाह रहा है तो साइक्लोन स्टॉर्म को वो झेल सकता है, उसके इंपैक्ट को, तभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाह रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट के फेवर में, ये भी बात स्टेटमेंट के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन कम्युनिकेशन को रिप्लेस किया गया है। क्यों, क्योंकि वो साइक्लोन स्टॉर्म को नहीं झेल सकता, यही बात कही जा रही है पहले जंक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक और दो दोनों अंतर निहित है, एक और दो दोनों अंतर निहित है। हाँ जी चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए।
बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। जुकाम ठीक होगा तो खांसी होगी भैया। हाँ, बड़ी हालत टाइट है। हाँ जी, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक्सचेंज संसदीय समिति का गठन किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट मार्केट क्रैश। देखो मार्केट क्रैश हो गया अचानक से, हालांकि अब अचानक से मार्केट क्रैश नहीं हो सकता। आपको पता है जो मार्केट है वो किस कौन रेगुलेट करता है, सेबी के थ्रू शायद वो रेगुलेट होता है मार्केट। तो आजकल कोई भी जो मार्केट है वो अचानक से क्या नहीं हो सकता, अचानक से क्रैश नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट क्रैश हुआ है, तो एक कमेटी अपॉइंट की गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भैया क्यों हुआ। पहला जंक्शन है द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में पजेस एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। भैया जो कमिटी के मेंबर्स है वो एक्सपर्टाइज है, सीधी सी बात है भैया, वो एक्सपर्टाइज है, तभी तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है, तभी तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है कि समिति के जो सदस्य है वो जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता रखते हैं, ये जांच करने की विशेषज्ञता रखते हैं, तभी तो उनको अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपनी सभी दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कमेटी के लोग हैं, है ना, अगर वो जांच करने आएंगे ना, तो जिन्होंने ये घपला किया है वो उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके चेक करने से पहले। तो ये तो बिल्कुल मतलब स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है ये बात तो स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है। तो केवल पहला तर्क अंतर्निहित है, मतलब केवल पहली धारणा अंतर्निहित है। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स इन द व्यू ऑफ द स्लगिश डिमांड इन द मार्केट। मतलब एक यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने, मतलब कोई कार बनाने वाली कंपनी है जैसे मारुति, हुंडई, है ना, किया, ठीक है, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कोई भी कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसने क्या किया है कि उसकी जो कार की जो डिमांड है ना मार्केट में वो कम हो गई, जिसके चलते उसने ना अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। और भाई ऑब्वियसली बात है, मान लो कोई कंपनी है जो हर महीने में, है ना, 1000 कार बना रही थी, है ना, 1 के कार बना रही थी, कोई कंपनी मान लो हर महीने 1000 कार के मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन वो डिमांड घटकर आ गई 100 कार पे। तो जो एम्प्लॉय 1000 कार के लिए लगे हुए थे वो 100 कार के लिए कैसे काम करेंगे, तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज को रिमूव कर दिया कि भैया एम्प्लॉइज कम हो जाओ। तो पहला जंक्शन है द डिमांड ऑफ द कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू बी लो इन द न्यू फ्यूचर। ये कह रहा है कि होने वाले, हो सकता है निकट भविष्य में भी ना जो वो है डिमांड है वो कम रहेगी। भाई ऑब्वियसली बात है, निकट भविष्य में भी डिमांड कम रहेगी तभी तो एम्प्लॉइज निकाले गए। निकट भविष्य में भी डिमांड कम रहेगी तभी तो एम्प्लॉइज निकाले गए। अब ऐसा थोड़ी कि इस महीने डिमांड कम है एम्प्लॉय निकाल दो, अगले महीने डिमांड आ जाएगी दोबारा एम्प्लॉइज हायर कर लेना, फिर डिमांड कम हो जाएगी तो फिर तो भैया कंपनीज तो ऐसे कैसे चलेगी कंपनी कि मान लो हर महीने वो अपने एम्प्लॉइज को निकालेगी, हर महीने अपने एम्प्लॉइज को जोड़ेगी, हर महीने निकालेगी, हर महीने जोड़ेगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वीओडी से कोर्स कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रैक्टिस करो, सिर्फ कंबाइंड प्रैक्टिस। जो टेलीग्राम चैनल पर मेरे 100 सेट है ना वो प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी बार बार निकाले जोड़े भाई, हो सकता है निकट भविष्य में भी एम्प्लॉय मतलब कार जो है उसकी डिमांड कम रहेगी तभी उसने अपने एम्प्लॉइज निकाले हैं, ठीक है। दूसरा है द कंपनी में बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस्ड वर्कफोर्स। भाई ऑब्वियसली बात है कि कर्मचारी के निकालने के बाद कंपनी रन करेगी। अब ऐसा थोड़ी कि कर्मचारी निकाल दी कंपनी बंद हो गई, तो फिर कर्मचारी निकालेगी क्यों कंपनी, है ना। तो कर्मचारियों की संख्या घटाने के बाद भी कंपनी अपनी चलती रहेगी, कंपनी अपनी चलती रहेगी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब लाइव हो गए बेटा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा नेटवर्क का पंगा हो गया था जिसके चलते शायद आप लोगों की क्लास बीच में, कितने क्वेश्चन हो गए थे ये बताओ, कितने क्वेश्चन आपके हो गए थे। 12वां क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सुनी थी क्वेश्चन नंबर 12 की। 11 हुए थे, 12 हुए थे, 12 का आंसर नहीं बताए। चलो कोई बात नहीं, 12 को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 12 को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। 12 को दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, मुझे लगा कि हम 12 में क्वेश्चन मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन टू द इफेक्ट दैट ऑल द कोचिंग क्लासेस मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ इमीडिएट गिविंग बाय द डिटेल्स ऑफ फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड बायोडाटा ऑफ टीचर्स। देखो सरकार ने क्या बोला है, जितनी भी कोचिंग क्लासेस है ना, उन सारी कोचिंग क्लासेस को गवर्नमेंट ने बोला है कि अपने अपने टीचर्स का बायोडाटा दो, है ना। तुम किन टीचर से पढ़वा रहे हो, पता चले एरा गैरा नथु गैरा आगे तुम्हें पढ़ाने लग रहा है ना। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर को बताओ, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, 1 कमरे की कोचिंग है, 10 कमरे की कोचिंग है। तुम फैसिलिटीज बताओ, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हो। तुम अपनी फीस बताओ, तुम फीस उसके हिसाब से तुम कितनी फीस ले रहे हो, अपने टीचर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैसिलिटी जो तुम दे रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी फीस कितनी है, तुम ये बताओ। ऐसा ना हो कि काम दे रहे हो 10 रुपए का, पैसे ले रहे हो 100 रुपए। तो गवर्नमेंट ने बोला, तो पहला जंक्शन है ऑल दोस कोचिंग क्लासेस व्हिच डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स मे क्लोज डाउन। ये कह रहे हैं कि वो कोचिंग क्लासेस जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, तो वो बंद हो जाएगा। तो वो खुल के करेंगे क्या, जिसके पास टीचर भी नहीं है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वो कोचिंग क्लासेस खुल के करेंगे भी क्या, वो बंदी होनी है। दूसरा, ऑल द कोचिंग क्लासेस में हियर आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस। अच्छा, यूनिफॉर्म फीस कैसे ले सकता है ना। टीचर्स की क्वालिटी अलग अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, फैसिलिटीज अलग अलग है ना। तो यूनिफॉर्म फीस कैसे ली जा सकती है। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ फटाफट से। सर मैं सुपर हूं, 5 सही है मेरे, सर मजा आ गया, आज तो सुपर डुपर ही मैं सर आपकी कृपा से। अरे अभी तो पहले पूरे क्वेश्चन खत्म तो होने दो, अभी खत्म कहाँ हुए हैं, पहले सब कुछ खत्म होने दो बेटा। तुमने अभी से जज कर लिया अपने आप को, है। सीट के लिए मैथ्स में क्या हो गया बेटा, तुमने बीओडी से पढ़ लिया, अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं। इस साल क्या जुड़ा, जो इस साल के करंट ईयर के क्वेश्चन है बस उनमें से ही 2-4 क्वेश्चन ऐड हुए और कुछ नहीं हुआ। तो तुम एक काम करो, तुम इस साल के अपने पेपर लगा लो, तो बस बात खत्म, तुम्हारा अपने आप अपडेट हो जाएगा कंटेंट। तुमने बीओडी से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण, मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण एयरपोर्ट पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया, हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया। पहला जंक्शन है रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा, एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी नहीं है, ये क्या बकवास कर रहे हैं। दूसरा है देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट। भैया कोई और दूसरी कन्वीनियंट रोड नहीं है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, तभी तो हम कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि कोई दूसरा अगर रूट होता तो हम क्यों कंप्लेन करते कि एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल हो गया। फिर तो हम ये कहते हैं कि इस रूट से एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, यदि नियोग व्हाई डोंट यू गो टू द कोच इफ द एम्प्लॉय डजंट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आपको पता है जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हर एम्प्लॉय को पीएफ देना बहुत जरूरी होता है। पीएफ समझते हो, जैसे कोई सी भी आप प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में काम करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आपका पीएफ जमा करेगी, कंपनी की जिम्मेदारी है। पीएफ का मतलब है जैसे वो आपके 100 रुपए काटेगी और 100 रुपए में अपने 100 रुपए मिला देगी और आपके सरकारी खाते में जमा हो जाएंगे। ये पीएफ हमारी मदद करता है रिटायरमेंट के टाइम, है ना। तो ये जरूरी होता है, सरकारी नियम है कि हर कंपनी को पीएफ जमा करना ही करना है हर एम्प्लॉय का। तो पहला जंक्शन है कोर्ट कैन इंटरव्यू, कोर्ट कैन इंटरव्यू द मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं कि नियुक्त और कर्मचारी में यदि विवाद होता है न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। सही बात है। अरे कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप तो कौन करेगा, तुम करोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ही तो उसका फैसला लेगा। अगर कंपनी और एम्प्लॉय में झड़प हो रही है तो कोर्ट ही तो उसका फैसला लेगा। दूसरा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। सही बात है, ये कंपलसरी है किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी द्वारा पीएफ देना। तभी तो हम कह रहे हैं कि तुम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि ये कंपलसरी है। तभी तो हम कह रहे हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, है ना। हाँ जी, कॉल नहीं लग रही है आपके करियर दिल पर, लगाओ कॉल, लग जाएगी, दिल से लगाओ। चलो मैं बोल दूंगा क्वेश्चन के लिए, किस मैच की बात कर रहे हो आप। हेलो, एक्स देश के वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री एक्स, एक कंट्री एक्स है, इसमें वेपन इंस्पेक्टर है ना। अच्छा, कुडंट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल वेपन इन द कस्टडी ऑफ कंट्री वाई। कंट्री वाई ने केमिकल वेपन बनाया है, तो कंट्री एक्स ने अपने इंस्पेक्टर्स को भेजा इंस्पेक्शन के लिए, पता लगा के लाओ कि कंट्री वाई के पास कौन कौन से केमिकल वेपन है। लेकिन ये इंस्पेक्टर फेल हो गए, ये इंस्पेक्टर फेल हो गए पता लगाने में कि कंट्री वाई के पास कौन कौन से केमिकल वेपन है। ये फेल हो गए कंट्री एक्स के वेपन इंस्पेक्टर्स। तो पहला जंक्शन है कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू इंस्पेक्ट। अच्छा, अब क्या है कि भैया इसने अपने इंस्पेक्टर यहां भेजे, ये फेल हो गए। अब ये कह रहे हैं कि अब कंट्री एक्स ना कंट्री वाई के इंस्पेक्टर्स को अलाउ करे, चलो हमने हम तुम्हारे यहाँ गए, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हिसाब बराबर। हम तुम्हारे यहाँ गए वेपन चेक करने, तुम अब हमारे यहाँ आ जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे मतलब तुम हमारे यहाँ क्यों आ जाओ, कंपनी वाई को भेजिए, तो लॉजिकल बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है किसी भी एंगल से। ये कह रहे हैं कि पहले कंपनी एक्स ने वाई के यहाँ भेजे, अब एक्स वाले पता नहीं लगा पाए, तो अब एक्स वाले कह रहे हैं तुम भी हमारे यहाँ भेज दो, तुम भी पता लगा लो, हिसाब बराबर कर लो, है? दूसरा है प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बेटा अगर प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड होता तो फिर वेपन इंस्पेक्टर्स क्यों भेजे जाते। वेपन इंस्पेक्टर इसलिए तो भेजे गए कि क्योंकि केमिकल वेपन्स का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअली पता नहीं लगा पाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पता ही नहीं लग सकते केमिकल वेपन्स, तो ये बात तो गलत है। वरना फिर वेपन इंस्पेक्टर बनाए क्यों जाएंगे, अगर मान लो डिटेक्ट ही ना हो पाए केमिकल वेपन्स, तो फिर वेपन इंस्पेक्टर बनाए क्यों गए, बनाने नहीं चाहिए, वो पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, वो पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी।
हाँ जी, बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य है। सॉरी, अनिवार्य नहीं, वांछनीय। वांछनीय मतलब डिजायरेबल, ये आपकी इच्छा है कि उसको 5 या 5 साल के आसपास उसको कॉलेज भेजो। एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, सही बात है, एंड इट्स रेडी टू लर्न, एंड इज रेडी टू लर्न। स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर, ये बात गलत है कि स्कूल वाले 6 साल के बाद उसको एडमिट नहीं करेंगे, है ना, इसलिए 5 साल में भेजते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चा उतना परिपक्व हो जाता है चीजों को सीखने के लिए, है ना, इसलिए हम 5 साल पे भेजते हैं। इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा 6 साल बाद, स्कूल में सॉरी, बीओडी से पढ़ लिया तो दोबारा लाइव पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है जरूरत दोबारा लाइव पढ़ने की। Many students have got into the habit of playing mobile games and that is why they perform poorly. कई विद्यालयों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन भर, है? तो many students are not paying attention to studies because of mobile game, कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, सही बात है भैया, मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, मोबाइल गेम्स के कारण, अगेन सेम प्रॉब्लम, फिर से क्लास रुक गई क्या, अब तो चल रही है भाई एकदम परफेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम्स दैट स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, ये कह रहे हैं कि मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब सिर्फ मोबाइल गेम्स के कारण है और कोई समस्या नहीं है। मोबाइल गेम इज वन ऑफ द रीजन, मोबाइल एक कारण है, लेकिन केवल मोबाइल गेम ही एक कारण है, ये बात गलत है। मोबाइल गेम एक कारण है लेकिन केवल मोबाइल गेम ही एक कारण है, ये गलत है ना। मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ये तो हैबिचुअल सेंटेंस बना दिया उन्होंने कि सिर्फ मोबाइल गेम्स के कारण ही परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है, तो ये हैबिचुअल सेंटेंस है, गलत बात है ना। हाँ, मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, ये बात सच है। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना, soil and water reduce in crops and eventually enter the food chain creating a threat to human। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वह मिट्टी व जल को दूषित करते हैं, मिट्टी व जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और खास श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। आपको पता है ना, पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं, तभी तो कहते हैं फल सब्जी अच्छे से धोकर खानी चाहिए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर द पीपल, सही बात है भैया, एक्सेसिव यूज हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन वाटर, ये भी सही बात है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, तो भैया जल को दूषित कर रहे हैं तो उस पर बैड इफेक्ट होगा नहीं होगा, वाटर पे, जल को भी तो दूषित कर रहे हैं, है ना, जल को भी तो दूषित कर रहे हैं, तो वाटर में बैड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिट्टी और जल दोनों दूषित हो रहे हैं, मिट्टी और जल दोनों दूषित हो रहे हैं। चलिए साहब नेक्स्ट, Mason Expressway A is the widest expressway and is used by few people. When people give a wide road, then they drive at high speed, which leads to accidents. राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब उनका खून खौल उठता है और एक्सीलेटर पर पैर रख देते हैं, तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ जी, तो ऑल एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव स्पीड, सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है, मतलब सारी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है, ये बताओ क्या सारी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है, ये तो गलत है ना। कभी कभी तो बैठे ऊपर भी कुत्ता काट लेता है जब किस्मत खराब होती है, क्यों भाई, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये बात सही है भैया, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच है, टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे, मतलब एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है टीम वाई के अंदर, टीम वाई के अंदर एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, उस अकेले ने 5 में से 3 गोल कर दिए। द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वाज एक्सपर्ट इन स्कोरिंग गोल्स, 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर्स आर लेफ्ट फुटेड, 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर आर लेफ्ट फुटेड, 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। देखो नो डाउट आप इस क्वेश्चन को देखते ही सही कर दोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये इस साल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि इसने बोला कि 5 में से जो 3 गोल है वो बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने करे हैं। अच्छा, कहीं भी स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि हर बार की तरह इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी, है ना, सबसे ज्यादा गोल बाएं पैर के खिलाड़ी ने करे, क्या ये कोई बात इसमें बोली गई है? बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने 5 में से 3 गोल करे हैं, ये बात सिर्फ एक मैच को एक्सप्लेन करती है, सिंगल मैच को, मैच हुए हैं 100, मतलब कभी कभी तो, है ना, कभी कभी तो हमारे वो जो है बुमराह भी टेस्ट मैच में 3 छक्के लगा देते हैं 3 गोल पे, है ना, तो भैया टेस्ट मैच था, कल बुमराह ने 3 छक्के मार दिए, ये स्टेटमेंट है। अब पहला जंक्शन है बुमराह एक खतरनाक बैट्समैन है, तो ये जंक्शन क्या होगा? गलती होगा भाई, बुमराह ने 3 छक्के मारे टेस्ट मैच में, तो हम इससे तुलना करते हैं कि बुमराह एक खतरनाक बैट्समैन है, तो ये बात बाएं पैर के खिलाड़ी ने 5 में से 3 गोल किया, ये बात जो है सिंगल मैच को एक्सप्लेन करती है, सिंगल मैच के डेटा को। बाकी मैचेस में बाएं पैर वाला जो खिलाड़ी है उसका क्या रोल है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये तो सिंगल मैच की बात है ना, समझ गए ना वो एग्जांपल बुमराह वाला, बुमराह ने मारे थे ना छक्के पिछले साल मारे थे ना टेस्ट मैच में, है क्यों भाई? तो सिंगल मैच में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट वो इस बेसिस पे वो एक्सपर्ट हो गया, तो ये बात गलत है, इसलिए नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला ही तर्क ना ही दूसरा ही तर्क। 35 रन बनाए थे एक ओवर में, है ना। चलिए, तो वो बैट्समैन थोड़ी हो गया इस बात से। चलिए साहब, तो अब आप लोगों ने आज किए हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व, आज किए आप लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको डेटा देता हूं 15 में से आपका डेटा क्या है। अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक हुए, है ना, अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन ठीक हुए, देन यू आर गुड, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर आपके 7 से,
है ना। अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हुए हैं देन यू आर वेरी गुड, तब आप बहुत अच्छे हो, है ना। लेकिन आपके 9 से 10 क्वेश्चन ठीक हुए हैं देन यू आर परफेक्ट, तब आप एकदम परफेक्ट है, आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और अगर आपके 11 से 15 क्वेश्चन ठीक हो गए देन यू आर सुपर्ब, आप एकदम सुपर्ब खिलाड़ी हैं, आप एकदम सुपर्ब खिलाड़ी हैं। जिन बच्चों के है ना 5 से कम क्वेश्चन ठीक हुए हैं उनको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, उनका ध्यान पढ़ाई में लग नहीं पा रहा उनका ध्यान पढ़ाई में लग नहीं पा रहा। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, है ना। एक और मैं 5 हाँ, अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप गुड कैटेगरी के अंदर हो, आप वेरी गुड कैटेगरी के अंदर हो, आप परफेक्ट बच्चे हो, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, सुपर कैटेगरी, है ना। हाँ जी, तो ये आपका रिजल्ट है आज का, ठीक है। हाँ, अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दो। इन बच्चों को मेहनत की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत की, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है ना। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मिलते हैं आपसे कल, है ना। गुड बाय, लव यू ऑल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बेसिकली जनरली 2 स्टेटमेंट होते हैं हमारे, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। हमारे 2 स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, और हमें ये बताना होता है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कारण क्या है और इन दोनों स्टेटमेंट में परिणाम क्या है। इन दोनों स्टेटमेंट में कारण क्या है, और बेटा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए यही बुक है, इसमें सब कुछ है बेटा, सब कुछ। तो समझ रहे हो, कारण और परिणाम चैप्टर में क्या करना है, 2 कथन होंगे, हमें बताना है दोनों कथन में से कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन उसका परिणाम है। तो बेटा कितने प्रकार के ऑप्शन बनेंगे, देखो एक ऑप्शन तो हमारा ये बनेगा जब हमारा पहला स्टेटमेंट कारण है और दूसरा जो है वो उसका परिणाम है, और एक ये बनेगा जब बी स्टेटमेंट कारण है और ए उसका परिणाम है। एक ऑप्शन हमारा ये बनता है, ठीक है। कारण का मतलब होता है कॉज, परिणाम का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है, कॉज इफेक्ट, ठीक। और एक ऑप्शन हमारा ये बनता है जब पहला स्टेटमेंट भी कारण है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी कारण है यानी कि कॉज है, और दूसरा स्टेटमेंट भी कारण है यानी कि कॉज है, दोनों इंडिविजुअल कॉज है, दोनों अलग अलग कारण है। एक ऑप्शन हमारा बनता है जब पहला स्टेटमेंट भी परिणाम है, दूसरा कथन भी परिणाम है, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट है, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट है, दोनों अलग अलग परिणाम है, मतलब पहला कथन भी परिणाम है और दूसरा कथन भी क्या है, दूसरा कथन भी परिणाम है, और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो अलग अलग है, इन दोनों परिणाम के पीछे जो कॉज है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉज है, ठीक है। एक ऑप्शन बनता है हमारा जब पहला कथन हमारा परिणाम है, ठीक है, और दूसरा कथन भी हमारा परिणाम है, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, और इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो एक ही है, इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो एक ही है। ये 5 प्रकार के जो ऑप्शंस हैं। सर क्लास वीडियो नॉट स्टार्टेड, क्यों नहीं स्टार्ट हुई भाई। ये 5 प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, है ना, कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट में ये 5 ऑप्शन बनते हैं, 5, है ना, 5 ऑप्शन बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमें एग्जाम में बेसिकली चूज करना है कि हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आया है तो हम कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करें, हम पहला ऑप्शन चूज करें, दूसरा चूज करें, तीसरा ऑप्शन चूज करें, चौथा ऑप्शन चूज करें, या पांचवा ऑप्शन चूज करें। हमें पता कैसे चलता है क्वेश्चन को देखकर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये पता लगाना कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि मैं आपसे कहूं इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, बारिश हो रही है बेटा, मैं आपसे कहता हूं बारिश हो रही है, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट है कि ट्रैफिक जाम है, मतलब पहला स्टेटमेंट है बारिश हो रही है, दूसरा स्टेटमेंट है ट्रैफिक जैम है, ठीक है। अब ये बताओ बारिश हो रही है और ट्रैफिक जाम है, पहले कौन सा इंसिडेंट होगा, पहले बारिश होगी या पहले ट्रैफिक जैम होगा, कौन सी घटना पहले घटित होगी, ये बताओ। हम एग्जाम देने गए, ठीक है, और रिजल्ट पहले आता है या बाद में आता है, ये बताओ मेरे को। देखो जो रिजल्ट होता है ना, जो इफेक्ट होता है ना, वो हमेशा बाद में आता है। तो अगर मान लो 2 इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके सामने, तो जो घटना पहले घटित होगी, जो एक घटना ऐसी होगी जो पहले घटित होगी, एक घटना ऐसी होगी जो बाद में घटित होगी। भाई सीधी सी बात है, एक पहले घटित हो रही होगी और एक हो रही होगी बाद में, बिफोर आफ्टर, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है भैया, टाइम के हिसाब से एक इंसिडेंट पहले होगा, एक इंसिडेंट बाद में होगा, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना जो इंसिडेंट पहले होगा, जो घटना पहले घटित होगी उसको हम बोलेंगे कॉज, और जो इंसिडेंट बाद में होगा, जो घटना बाद में घटित होगी उसको हम बोलेंगे इफेक्ट। ये चीज याद रखना बेटा, हमेशा जो इंसिडेंट पहले होता है ना वो हमेशा कॉज होता है, और जो इंसिडेंट बाद में आता है, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है परिणाम, वो होता है रिजल्ट यानी कि इफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले 2 ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन कब चूज करोगे, जब ये वाली घटना पहले घटित होगी या बाद में, ये वाला ऑप्शन कब चूज करोगे, जब ये वाली घटना पहले घटित होगी और ये बाद में, समझ रहे हो। तो जो पहले होता है वो हमेशा कॉज होगा, जो बाद में होगा वो हमेशा इफेक्ट होगा। तो पहले 2 ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ये ऑप्शन बेटा जिंदगी में कभी चूज मत करना अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कभी बन ही नहीं सकता इस चैप्टर का, समझ लो। ये ऑप्शन हमारे एग्जाम में दिया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन को देखते ही हटा दो, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। अब पूछो क्यों नहीं बन सकता, वो इसलिए नहीं बन सकता, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, अकेला कथन कभी कारण नहीं होता, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, अकेला कथन कभी कारण हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर अकेला कथन कारण नहीं हो सकता, मैं समझ नहीं पाया, ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो कारण है, ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये भी तो कारण है, और आप कह रहे हो सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, आप कह रहे हो अकेला कथन कारण नहीं हो सकता, और यहां पे भी तो अकेला कथन कारण है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी स्टेटमेंट कॉज तभी होता है, कोई भी कथन कारण तभी बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, है ना, जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। कोई भी स्टेटमेंट कॉज तब कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। जैसे दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है और दिल्ली में ट्रैफिक जैम है, अगर ये दोनों कथन एक साथ आपको दिए हुए हैं तो यहां पर बारिश होना कारण है और ट्रैफिक जैम होना उसका परिणाम है, यानी कि उसका इफेक्ट है। लेकिन अगर मान लो एक सिंगल स्टेटमेंट दिया है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, इट इज हेवीली रेनिंग आउटसाइड, है ना, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर मान लो ये सिंगल स्टेटमेंट आपको दिया है, सिंगल स्टेटमेंट, तो क्या ये सिंगल स्टेटमेंट कॉज होगा, सर ये कॉज नहीं होगा, ये परिणाम होगा। अगर दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तभी तो बारिश हो रही है। हो सकता है मानसून आ गए हो, तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, मतलब जो भी है ना, जो भी चीज दुनिया में हो रही है वो सब एक इफेक्ट है। हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं तो बेटा ये एक इफेक्ट है ना, अर्थ जो है ना, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है।
और अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है अर्थ। अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो ये डेफिनेटली इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और हमारा साल चेंज हो रहा है, इस समय अर्थ का घूमना कॉज हो जाएगा और उसका परिणाम की साल चेंज होना। तो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कॉज तभी कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अगर इसका परिणाम इसके साथ नहीं देते हैं तो ये खुद एक परिणाम होता है। तो दुनिया का हर सिंगल स्टेटमेंट एक इफेक्ट होता है। आप कोई भी सिंगल स्टेटमेंट मुझे बताओ, वो एक इफेक्ट होगा। ऑल सिंगल स्टेटमेंट है ना, आर ऑल सिंगल स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट। ठीक है, दुनिया के सारे अकेले कथन एक परिणाम होते हैं, वो कभी कॉज हो ही नहीं सकते। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं बनता। कथन कारण तभी बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, वरना वो खुद ही एक क्या होगा? इफेक्ट होगा। अब चौथा पांचवें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करना हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर मान लो दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है, अगर दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो बेटा इंडिविजुअल कॉज है। बट अगर दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो यानी कि दोनों के पीछे कॉमन कॉज है। दोनों के पीछे कॉमन कॉज है। डायरेक्शन का मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व, तब आप समझोगे कि यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। ये तब समझोगे जब आप क्वेश्चन बनाओगे। तो ये जो चैप्टर है ना इंडिविजुअल ऑप्शन है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जब हम इंडिविजुअल ऑप्शन पे ध्यान देते हैं ना, तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने में ना हमें अल्टीमेट मजा आता है। इतना मजा शायद ही हमें किसी और चैप्टर को सॉल्व करने में आए जितना मजा एनालिटिकल रीजनिंग के जो जितने भी टॉपिक्स है ना, सबसे ज्यादा मजा आता है हमें इन्हीं क्वेश्चंस को बनाने में, कॉज एंड इफेक्ट। उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन ये है ना, कॉज एंड इफेक्ट के पीछे रीजन ये है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमारे जो आंसर्स गलत होने की संभावना वो बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो मुझे बताने दो, पहला क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। देखो, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने थानीय है ना पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी, क्यों? क्योंकि उनके इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनके इलाके में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी है लोगों ने। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय द सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। अच्छा, ये बताओ क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा हमें, है ना। अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं तो सर डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही है। अब आप ये सोचो कि इन दोनों में से कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, पहले लोगों ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई है या पहले पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है? आप सोच कर देखो कौन सी घटना पहले घटित हो रही है, पहले थाने में जाकर रिपोर्ट लगी है या फिर पहले अपराधियों को पकड़ा गया है? सर ऑब्वियसली बात है, पहले क्या हुआ होगा? पहले रिपोर्ट हुई होगी, बाद में अपराधियों को पकड़ा गया। तो जो घटना पहले घटित हो रही है ना, जो इंसिडेंट पहले घटित हो रहा है, ठीक है, जो इंसिडेंट पहले घटित हो रहा है वो क्या होगा? कॉज होगा। तो जो घटना पहले घटित होगी वो हमेशा कारण, और जो घटना बाद में घटित होगी वो हमेशा परिणाम। ठीक है, तो ये हो गया कॉज और ये हो गया इफेक्ट। तो बेटा कौन सा हमारा ऑप्शन बनता है? कौन सा ऑप्शन बनता है? इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है, यदि एक कथन कारण है और कथन बी इसका परिणाम है। अब आप समझे? तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे की वजह से हो रही है। अगर एक दूसरे की वजह से हो रही है तो आप ये चेक करो कि कौन सी घटना पहले घटित हो रही है, कौन सी बाद में, बिफोर आफ्टर। बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कारण कौन है और दोनों में परिणाम कौन है, बिफोर आफ्टर से अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से चेक करो, पहले क्या है बाद में क्या है, बात खत्म। इतना आसान है। और बताओ इससे ज्यादा आसान कर सकता है कोई? पढ़ो क्वेश्चन को, सॉल्व करो, सोचो कौन सा इंसिडेंट पहले होगा, कौन सी घटना बाद में। अगर ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुकात रखती है तो गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड अ हायर रिवॉर्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। मतलब सरकार ने क्या बोला है कि जो लोग इन संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में हमें कोई जानकारी देते हैं तो हम उनको बड़ा पुरस्कार देंगे। दूसरा स्टेटमेंट है अज्ञात बंदूकधारी ने एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर मर्डर्ड बाय द अनआइडेंटिफाइड गनमैन। अच्छा, ये बताओ पहले सरकार इनाम की घोषणा करेगी या पहले लोगों ने मर्डर किया है? पहले सरकार ने उन अज्ञात लोगों के ऊपर पैसा रखा है, इनाम रखा है, या पहले उन्होंने मर्डर किया है? सर ऑब्वियसली बात है, पहले क्या हुआ होगा? पहले मर्डर हुआ होगा, पहले मर्डर हुआ होगा। और बाद में क्या हुआ होगा? बाद में सरकार ने इनाम रखा। ऐसा थोड़ी है कि पहले तो सरकार ने इनाम रख दिया, उसने कहा अब तो मैं नामचीन हो गया, मेरे ऊपर इनाम है, चले जाकर मर्डर करते हैं। तो जो घटना पहले घटित होगी दैट इज कॉज और जो बाद में दैट इज इफेक्ट। बस, तो बताओ कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा? हमारा बनता है इफ द स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट। मजा आ गया ना? और देखो आपको यकीन नहीं आएगा ये जानकर, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार इतने टॉपिक्स रीजनिंग के आप लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% सबका आंसर सही है। मतलब नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट, एक भी ऐसा सिंगल स्टेटमेंट नहीं है जिसने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया हो, मतलब एक भी ऐसा सिंगल कमेंट नहीं है। 100% एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्वेश्चन की एक्यूरेसी 100% रही हो। एक आध कमेंट तो गड़बड़ हो जाता है, एक आध कमेंट तो उल्टा सीधा आंसर दे देता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए मैंने कहा कि एनालिटिकल रीजनिंग में ना ये सबसे शानदार और जानदार टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि इसके आंसर्स गलत होने के चांसेस बहुत कम है अगर आप मेरा कंसेप्ट ये समझ पाए हैं तो। अगर आप मेरी ये वाली ट्रिक समझ गए हैं तो इस ट्रिक से ऑप्शंस को चूज करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। ये खतरनाक ट्रिक है बेटा। चलिए अब आप ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हो रहा है? अगर एक दूसरे की वजह से हो रहा है तो ये चेक करो कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई है। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायलों को पास के अस्पताल ले जाएगा। क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं? हाँ सर डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं। तो कौन सी घटना पहले घटित हुई? पहले पथराव हुआ या पहले घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया होगा? सर जाहिर सी बात है पहले पथराव हुआ होगा और बाद में लोग घायल हुए और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कॉज और जो बाद में घटित होगी वो इफेक्ट। कितना आसान, इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? तो इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। चलिए साहब नेक्स्ट बहुत बढ़िया। आप लोग अपने आंसर्स लिख जाना, बाद में चेक करेंगे कि आपका लेवल क्या है। गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, सुपर्ब, एवरेज, गधे, घोड़े, क्या हो तुम, ये पता चलेगा बाद में। ठीक है,
जो टॉपिक नहीं हुए सब होंगे बेटा, और इतनी जल्दी तुम वीडियो से पढ़ लो। अब मैं कैसे बताऊं कौन सा टॉपिक कब होगा। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ड्यूरिंग समर मंथ काफी सारे लोग, है ना, ड्यूरिंग समर मंथ काफी सारे लोग, है ना, अपने शहर से चले गए बाहर, अपने शहर से बाहर चले गए, है ना, कहां जाने के लिए, अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए, यानी कि नानी के घर जाने के लिए। नानी के घर चले गए, शहर से काफी सारे लोग गर्मियों में अपनी नानी के घर गए। अच्छा, दूसरा है मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ, काफी सारे जो टूरिस्ट हैं वो इकट्ठे हो गए गर्मियों के महीनों में। काफी सारे टूरिस्ट, पर्यटक घूमने के लिए, जो टूरिस्ट है, ठीक है, जो टूरिस्ट है वो घूमने के लिए आए हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं, ठीक है, शहर के अंदर। अच्छा ये बताओ क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं, ये बताओ क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। ये लोग नानी के घर चले गए, ये क्या हो गया, हाँ जी, क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं। ये लोग नानी के घर चले गए इसलिए टूरिस्ट घूमने आए हैं। आप लोग विंटर में शिमला इसलिए जाते हो कि शिमला वाले अपनी नानी के घर चले जाते हैं। क्यों भाई, हम विंटर पे हैं, जैसे विंटर आते हैं तो लोग हिल स्टेशन पे जाना शुरू कर देते हैं। तो हिल स्टेशन पे इसलिए जाते हैं लोग ताकि वो लोग नानी के घर चले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, इसीलिए दो ऑप्शन तो हटा दो, दो ऑप्शन तो हटा दो। देखना कितने प्यार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको यकीन भी नहीं होगा। अच्छा ये वाला ऑप्शन हमें कभी चूज नहीं करना है। इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, दोनों ही कथन अलग अलग क्या है, स्वतंत्र कारण है, ये वाला ऑप्शन कभी चूज नहीं करना है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, ये वाला ऑप्शन तो हम कभी चूज नहीं करेंगे। अब हमारे सामने ये ऑप्शंस बचे, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। अच्छा दोनों ही ऑप्शन में बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये दोनों ही अलग अलग क्या है, अलग अलग परिणाम है। अब हमें ये चेक करना है इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है या अलग अलग है। तो मैंने आपसे कहा था अगर इन दोनों इंसिडेंट की डायरेक्शन सेम है तो कॉज सेम होगा, अगर इन दोनों इंसिडेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज भी डिफरेंट होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो नानी के घर जा रहा है शहर छोड़कर, ये शहर के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है। सर दोनों की डायरेक्शन सेम तब होती या तो दोनों शहर के अंदर आते या दोनों शहर से बाहर जाते, तभी तो डायरेक्शन सेम होती। बट एक जा रहा है एक आ रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो बाबू इनके पीछे का जो कॉज होगा वो भी इंडिपेंडेंट डिफरेंट कॉज होगा। इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। आप लोग पता क्या सोच रहे हो सर, इन दोनों के पीछे कारण एक ही है, ड्यूरिंग समर मंथ, गर्मी के महीने में दोनों जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इनके पीछे का जो कारण है वो है गर्मी के दिन। मतलब तुमने किसी टाइम इंटरवल को उसके पीछे का कारण बना दिया। अच्छा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 12 बजे आप लोग मेरी क्लास से बाहर चले जाओगे, 12 बजे आप लोग मेरी क्लास से बाहर चले जाओगे और 12 बजे दूसरे बच्चे मेरी क्लास के अंदर एंटर करेंगे। तो 12 बजे दूसरे बच्चे मेरी क्लास में एंटर करेंगे और आप लोग क्लास छोड़ के चले जाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों घटनाओं के पीछे जो कारण है वो तो सेम है आपके अकॉर्डिंग। सर इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण सेम है 12 बजे आप टाइम इंटरवल को बता रहे हो ना, कॉमन कॉज। तो क्या इन दोनों घटनाओं के पीछे टाइम इंटरवल सेम है 12 बजे, मतलब कॉमन कॉज हो गया ये नहीं हुआ ना। इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण डिफरेंट है। तुम्हारी क्लास खत्म इसलिए तुम क्लास से बाहर जा रहे हो, दूसरे बच्चों की क्लास शुरू होगी इसलिए वो क्लास में आ रहे हैं। तो किसी टाइम इंटरवल चीज को हम कॉमन कॉज का नाम नहीं दे सकते, समझ रहे हो। हाँ जी, क्योंकि एक ही समय पे दो अलग अलग घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसलिए टाइम इंटरवल को कॉमन कॉज हम नहीं मानते हैं, समझ रहे हो। बस हमें डायरेक्शन चेक करना है, डायरेक्शन कि एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन बेटा डिफरेंट है, इसीलिए दोनों के पीछे का जो कॉज होगा वो इंडिपेंडेंट कॉज होगा, डिफरेंट कॉज होगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखो पहले दो ऑप्शन तो चूज करने नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, समझ में आ गई। तीसरा ऑप्शन वैसे भी हटा दो, मार्केट से हटा दो। अब हमारे सामने ये दो ऑप्शन बच गए। इस ऑप्शन को तब चूज करते हैं जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इस ऑप्शन को तब चूज करेंगे जब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसको चूज करिए। अब आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, अब आप कॉज एंड इफेक्ट में परफेक्ट हो गए। जी हाँ भाई और बहनों, आपको पता भी नहीं चला और आप कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में परफेक्ट हो गए, परफेक्ट। चलो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। प्रमुख त्योहार मतलब फेस्टिवल है बेटा, हमारी दिवाली है और दिवाली के अगले दिन सारे स्कूल बंद है। दूसरा है ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर्ड हॉलिडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल, ये कह रहा है दिवाली के अगले दिन सारे कॉलेज भी बंद है। अच्छा ये बताओ, सारे स्कूल बंद सारे कॉलेज बंद, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है। स्कूल और कॉलेज, स्कूल बंद इसलिए कॉलेज बंद है, कॉलेज बंद इसलिए स्कूल बंद है, क्या ये दोनों एक दूसरे की वजह से हो रही है। सर एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है ना, एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है। तो ये दो ऑप्शन हटा दो। अच्छा इस ऑप्शन को तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते हम, बताओ चूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब इन दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है ये बता दो। अच्छा स्कूल भी बंद कॉलेज भी बंद, दोनों बंद बंद, यानी कि जो कॉज है वो एक ही है। दोनों बंद है तो यानी कि जो कॉज है वो सेम कॉज है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है, दोनों चीजें बंद हो रही हैं, दोनों चीजें बंद हो रही हैं। इसीलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज, ऑफ अ कॉमन कॉज। चलिए अगला क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने बेटा एजुकेशन टूर जाने जा रहा है, एजुकेशन टूर होने वाला है और बहुत सारे बच्चों ने अपने नाम लगा दिए, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। अच्छा द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशन टूर कैंसिल हो गया भाई, स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर ही कैंसिल कर दिया। अब आप ये बताओ क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं ये बताओ। स्टूडेंट एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं, क्या इसीलिए एजुकेशन टूर कैंसिल किया गया। सर ये दोनों एक दूसरे की वजह से कैसे हो सकती है भैया। स्टूडेंट अगर एजुकेशन टूर पे जाना चाह रहे हैं तो कॉलेज वालों के लिए तो अच्छी बात है, मतलब ट्यूशन का बैच आया और उस बैच में कई लाखों बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन ट्यूशन ने बैच कैंसिल कर दिया। तो ऐसा थोड़ी होगा, बैच थोड़ी कैंसिल होगा, हो सकता है फिर दो बैच डिवाइड हो जाए, तीन बैच डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो भैया एजुकेशन टूर पे बच्चे जाना चाह रहे हैं तो कॉलेज वालों के लिए अच्छी बात है, उसकी वजह से थोड़ी एजुकेशन टूर कैंसिल होगा। भैया एजुकेशन टूर इसलिए तो कराया जा रहा था कि बच्चे जाए। एजुकेशन टूर तो कैंसिल तब करते जब यहाँ पे लिखा होता कि कोई भी स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा होता नन ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशन टूर। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना नन ऑफ द स्टूडेंट एनरोल देमसेल्फ, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए आंसर होता। भाई जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा एजुकेशन टूर के लिए एनरोल नहीं कर रहा तो फिर स्कूल अथॉरिटी को एजुकेशन टूर कैंसिल करना पड़ा। जब ये कारण है और ये परिणाम है, जब यहाँ पे लिखा होता नन ऑफ द स्टूडेंट्स, बट फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो बच्चे जाना चाहते हैं तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है, दो ऑप्शन हटा दो। अच्छा ऑप्शन सी तो हम चूज कर ही नहीं सकते, ऑप्शन सी तो हम चूज कर ही नहीं सकते, है ना, ऑप्शन सी तो कर ही नहीं सकते। अब ये बताओ दोनों की जो इफेक्ट है वो सेम है या अपोजिट है। सर दोनों के इफेक्ट अपोजिट है, एक तरफ जाना चाह रहे हैं एक तरफ वो नहीं कैंसिल ही हो रहा है, तो दोनों के पीछे जो वो है क्या कहते हैं, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
हाँ जी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है भाई। चलिए साहब, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हो गई। बेटा जो फल है ना, फ्रूट्स, उसके रेट बहुत घट गए। अच्छा, द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड। द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन, जो फूड है ना, फूड, उसके रेट बढ़ गए। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे की वजह से हो रही है? मतलब फ्रूट्स के रेट कम हुए हैं इसलिए फूड के रेट बढ़ गए, या फिर फूड के रेट बढ़े हैं इसलिए फ्रूट के रेट कम हुए हैं? सर ये दोनों एक दूसरे की वजह से नहीं हो रहे। अगर एक दूसरे की वजह से हो रहे हैं तो ये बताओ इनमें से कौन सी घटना पहले घटित होगी, तभी तो तुम डिसाइड करोगे कॉज। तो नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी घटना पहले घटित हो रही है, नहीं डिसाइड कर सकते कौन सी घटना पहले घटित हो रही है। चलिए साहब, तो दो, अच्छा सी ऑप्शन तो मैंने मना कर दिया कि सी ऑप्शन तो हमें गलती से भी चूज नहीं करना है। सी ऑप्शन तो हमें गलती से भी चूज नहीं करना है। अच्छा अब ये बताओ, दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट है। अब इन दोनों जो इफेक्ट है इनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? सर एक तरफ प्राइस कम हो रहा है, एक तरफ प्राइस बढ़ रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक गधा है जो अभी भी सी ऑप्शन बता रहा है, मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले मना कर दिया था सी ऑप्शन हमें जिंदगी में चूज नहीं करना है। लेकिन कुछ गधे होते हैं जो हमेशा अपनी मन की करते हैं, क्या करें, या जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे लेट आते हैं और फिर बड़ी दिक्कत होती है। हाँ जी, राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? सर एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है, दो ऑप्शन देखते ही हटा दो, ऑप्शन सी तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है? डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सर सड़क यातायात भी खराब, रेल यातायात भी खराब, तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो सेम होगी ना, दोनों खराब हो गए। तो जब डायरेक्शन सेम है तो इनके पीछे जो कॉज होगा वो कॉमन कॉज होगा। एक बच्चा कह रहा है रेल का ट्रेन से क्या लेना, रेल का सड़क से क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है? जब अभी आंदोलन होते हैं तो बेटा रेल यातायात भी ठप हो जाता है, सड़क यातायात भी ठप हो जाता है। या फिर कोई बहुत भयंकर आंधी तूफान बारिश आ जाए, है ना, सुनामी आ जाए, तो मतलब कोई भी आपदा आ जाए तो दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है भाई, रेल सड़क दोनों ही ब्लॉक है, डायरेक्शन सेम है ना, तो कॉमन कॉज ही हमें चूज करना है। ठीक है जी हाँ, ये मत सोचो कि रेल का और सड़क का क्या लेना देना एक दूसरे से। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हो चुका भाई, बीओडी में जाकर पढ़ लो। कोई भी टॉपिक अगर आप बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हैं, अगर वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है अभी तक, तो वो पूछोगा मुझसे, वो कब पढ़ाओगे सर? सीधा जाओ बीओडी सेक्शन के अंदर पढ़ लो, बात खत्म। सुबह से शाम तक मेरी क्लास में भैया मैं कैसे बता दूं कि कौन सा टॉपिक कब होगा, किसमें इसमें क्या हो रहा है? सुबह सुबह हमारी टीम बताती है सर ये टॉपिक, इतने टॉपिक्स हो गए, ये पढ़ा दो, जाके हम पढ़ा देते हैं। चलिए साहब, हैवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी एरिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आवश्यकता। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है, समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? हाँ सर, डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही है, डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही है। भारी भारी बारिश आने वाली है, हैवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर। इसीलिए क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले बारिश होगी, और बाद में क्या हुआ है? बाद में मैच कैंसिल हुआ है। तो जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा कॉज, और जो घटना बाद में घटित होती है वो हमेशा परिणाम। जो घटना बाद में घटित होती है वो हमेशा परिणाम। ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। एक बच्चा सोच रहा है कि सर बारिश तो होने वाली है 48 घंटों में, और ये सप्ताह में होने वाला टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया? अरे भैया ये इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल नहीं है, इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट है। सोचो जो छोटे मोटे ग्राउंड होते हैं वहां पर मैच है, मान लो 48 घंटे भारी बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो उसको सूखने में समय लगेगा, तो उस वीक में मैच कैंसिल हो गया। कोई इंटरनेशनल तो है नहीं कि उसको तुरंत सुखा देंगे हम, है? बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ जी। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाना दिया है, बीपीएल, जो बीपीएल है ना उनको फूड दिया है, किसने? सरकार ने। बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब है बेचारे उनको खाना सप्लाई किया सरकार ने। ठीक है, पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बंपर फसल हुई है। अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? ये बताओ जल्दी से, क्या ये दोनों एक दूसरे की वजह से हो रही है? खरीफ की फसल बंपर हुई है, क्या इसीलिए सरकार ने गरीबों को खाना दिया है? भाई साहब पहली बात तो खरीफ की फसल का उससे कोई लेना देना नहीं है, फूड चेन से। दूसरी चीज ये है कि खरीफ की फसल बंपर हुई है बेटा, वो किसान की बदौलत हुई है। और सरकार के पास मान लो कुछ भी आ जाए एक्स्ट्रा चीज, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्कीम थोड़ी चलाएगी, है? ऐसे तो सरकार ने खजाना भी भर लिया टैक्स से, तो क्या खाते में 10 लाख आ गए तुम्हारे? कोई भी स्कीम चलाई जाती है लोगों की जरूरत के हिसाब से, ना कि सरकारी खजाना। भाई सरकारी खजाना मान लो एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये थोड़ी सरकार बांट देगी उसको बिना लोगों की जरूरत के, नहीं बांटेगी। तो इसीलिए ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है। सी ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते। अच्छा इन दोनों की इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो साफ साफ अपोजिट है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर किसान की मेहनत है, वहां पे लोगों की जरूरत है, यहाँ पर किसान की मेहनत है, वहां पे लोगों की जरूरत है ना? 60 नंबर आ रहा है, किसमें आ रहा है भाई? पिछले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा हुई है भैया, शहर में भारी वर्षा हुई है पिछले 7 दिनों में, बहुत भयंकर बारिश हुई है पिछले 7 दिनों में। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉल में तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है, सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। कहा? स्टॉल पर तैयार खाद्य सामग्री, ठीक है, स्टॉल पे जो खाना बनाया जाता है उसकी चेतावनी मिली है कि तुम्हें वो नहीं खाना है। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा भी हुई है, नगर पालिका ने लोगों को सड़क स्टॉल से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन बनते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, लेकिन अब कोविड होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर है, और कई बीमारियां आने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि आजकल कई बीमारियां आ चुकी हैं। इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज, आपको पता है जब बारिश होती है, ठीक है, तो गंदगी काफी फैल जाती है, तो वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन बहुत होता है। आजकल बीमारी आपको पता है कितनी फैलती है, तो आज के समय को देखते हुए हमें ए ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी था, लेकिन बिफोर कोविड का क्वेश्चन है, कोविड के आने से पहले का क्वेश्चन है, तब हम ऑप्शन डी चूज कर सकते थे क्योंकि फिर बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट आजकल बहुत फर्क पड़ जाता है, थोड़ा बहुत भी मौसम चेंज हो, सीजन चेंज हो, लोगों की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि लोग तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, समझ लो? हाँ जी। चलिए साहब नेक्स्ट, पेपर में अब आप ऑप्शन ए चूज करना। हालांकि मेरी बुक में भी ऑप्शन डी आंसर दिया हुआ है,
लेकिन अब मैं फिलहाल इसका आंसर चेंज कर रहा हूं समय को देखते हुए, समय के बदलाव को देखते हुए। अब आप इस क्वेश्चन का हो सकता है वीओडी में मैंने ऑप्शन डी भी सही कराया हो, आपको वीओडी में जब पढ़ाया हो तो ऑप्शन डी सही कराया हो, लेकिन अब समय के नजरिए को देखते हुए हमें ऑप्शन ए की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो जाते हैं उनके आंसर समय के साथ, है ना। अगली बार से इस क्वेश्चन को हटा देंगे, आ जाए तो ऑप्शन ए को चूज कर लेना। चलिए साहब, पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है भाई साहब, सब्जियों के रेट तो बहुत गिर गए। अच्छा, सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ भैया, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई, सब्जी की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है सर? अगर मान लो क्वालिटी इंप्रूव होती है तो सब्जियों के रेट बेटा घट नहीं सकते, सब्जियों के रेट बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है उसके रेट जनरली बढ़ जाते हैं, ना कि घटते हैं। करियर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ रेट घटा देता है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में हर चीज की जिसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होगी रेट बेटा बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, रेट घटने पर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, रेट घटने पर क्वालिटी भी बेकार हो जाती है, समझ लो। तो यानी कि ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है। सी ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते, सी ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक तरफ क्वालिटी बढ़ रही है, एक तरफ रेट कम हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हो गई है, हो गई होगी क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई होगी। ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूव हुई है, वो किसान मतलब अलग लेवल है क्वालिटी इंप्रूव करने का। चलिए साहब, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी भैया, पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए फटाफट से, और वो भी 10% रेट बढ़ा दिए, 10% रेट तुरंत बढ़ा दिए, तुरंत, वो भी इमीडिएट, तत्कालीन प्रभाव से, विद द इमीडिएट इफेक्ट। द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय अबाउट 20% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर। तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। प्रोडक्शन 20% प्रोडक्शन मोर होगा, 20% प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। अब बताओ क्या कहना है आपका? 20% प्रोडक्शन बढ़ा दिया, किसमें? द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो भी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो क्रूड ऑयल है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया जाए, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। अच्छा ये बताओ, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? सोच कर देखो, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? कहीं से भी कोई लिंक आपको नजर आ रहा? अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है तो तुम ये बताओ पहले कौन सी घटना घटित हुई, पहले कौन सी घटना घटित हुई? अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है तो तुम ये बताओ पहले कौन सी घटना घटित हुई है, पहले कौन सी घटना घटित हुई? अगर एक दूसरे की वजह से हो रही है तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर अगर ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है तो पहले कौन सी घटना घटित हुई हम बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। समझ लो, ये एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ता है ना तो रेट बेटा कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने पे रेट कम हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ने पे रेट बढ़ते थोड़ी है, समझ लो। हाँ जी। अच्छा, सी ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते, सी ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते हम। इफ द बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर, अच्छा इनके पीछे का कॉज क्या है? ये दोनों परिणाम है। अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज के रेट कब बढ़ते हैं? किसी भी चीज के रेट कब बढ़ते हैं? सर रेट कब बढ़ते हैं? जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। रेट किसी भी चीज के तब बढ़ाए जाते हैं जब डिमांड तो ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। किसी भी चीज के रेट कब बढ़ते हैं? जब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। अच्छा ये बताओ, प्रोडक्शन कब बढ़ता है? प्रोडक्शन कब बढ़ता है? सर प्रोडक्शन तभी बढ़ता है, प्रोडक्शन तभी बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। किसी भी चीज का प्रोडक्शन हम कब बढ़ाएंगे? सर प्रोडक्शन तभी तो बढ़ाएंगे जब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम होगी। रेट भी तभी बढ़ाएंगे जब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम होगी। इसलिए दोनों के पीछे जो कॉज है वो सेम है, दोनों के पीछे जो कॉज है वो सेम है, सेम, दोनों के पीछे जो कॉज है वो सेम है। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ, गन्ने खराब हो गए भैया, गन्ने की फसल खराब हो गई। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूरों की खेती करने लगे, तो किसान अब अंगूर की खेती कर रहे हैं। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही है। पहले गन्ने की फसल खराब हुई है, बाद में लोग किसान, बाद में जो किसान लोग हैं ना वो गन्ने की जगह अंगूर की खेती करने लगे। इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। भाई सीधी सी बात है, पहले गन्ने की फसल खराब हुई होगी, बाद में क्या हुआ? बाद में लोग अंगूर की खेती करने लगे, तो कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम है कंफर्म। अच्छा, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं भैया, शहर में ना महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, महिलाओं को छेड़ा जा रहा है दिन दहाड़े। अच्छा, पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पहले पुलिस असफल रहेगी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं उन दोषियों को पकड़ने में, या पहले अपराध बढ़ेगा? पहले दोषी को नहीं पकड़ पा रही है पुलिस, या पहले अपराध बढ़ेगा? सर जाहिर सी बात है पहले पुलिस उन दोषियों को पकड़ नहीं पा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपराध कर रहे हैं खुलेआम, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपराध कर रहे हैं खुलेआम। पुलिस दोषियों को पकड़ नहीं पा रही, जिसके चलते अपराध बढ़ता जा रहा है। तो ये कारण है, ये परिणाम है, ये घटना पहले घटित होगी, बाद में जो पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में वो परिणाम। इफ द स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, हाँ जी। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। देखो जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं ना उनकी फीस सेम कर दी सरकार ने, फिक्स कर दी, फिक्स। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज था वो ले रहा था 1 लाख पर एनम, एक ले रहा था 10 लाख पर एनम बीटेक कराने के, ठीक है, या एमबीए कराने के। तो सरकार ने क्या कहा कि फीस को फिक्स कर दिया, कम कर दिया, फिक्स कर दिया। आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा था। क्या दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही है। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी? सर पहले आंदोलन छेड़ा था, पहले आंदोलन छेड़ा होगा जिसके परिणाम स्वरूप फीस को सरकार ने कम कर दिया। तो बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट्स। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता का वादा किया। देखो प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, सूखा पड़ गया, उनकी दौरा किया और किसानों को बोला कि तुम्हें सरकारी सहायता दी जाएगी, ये प्रॉमिस किया है प्रधानमंत्री ने। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। किसान जो है सूखे से पीड़ित थे। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? सर डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से हो रही है। तो पहले प्रधानमंत्री ने दौरा किया होगा या पहले किसान पीड़ित होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है कि पहले किसान पीड़ित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री ने उस जगह का दौरा किया। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कॉज, जो बाद में घटित होगी वो इफेक्ट। तो बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट, बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट हो गया, सीधी सी बात, नो बकवास। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। भैया पिछले 2 साल में कंपनी पी के 22% कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए बाहर। पिछले 2 साल में 22% कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए। अच्छा, पिछले 2 साल में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच डाला, बड़ा बुरा हुआ। 22% कर्मचारी भी निकल गए 2 साल में,
कंपनी की संपत्ति भी बिक गई 2 साल में, क्या दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? नहीं हो रही। अगर हो रही है तो बताओ पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी? कोई नहीं, दोनों एक साथ हो रही है। ये भी पिछले 2 साल में हुई है, ये भी पिछले 2 साल में हुई है। तो ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है, इसीलिए फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट, या फिर सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट। ये दो ऑप्शन तो हटा ही दो, ये दो ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। इनमें से कौन सी पहले हो रही है नहीं डिसाइड कर सकते हो आप। पहले एम्प्लॉइज निकालेगा या पहले संपत्ति बेची, कैसे डिसाइड करोगे? डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। और मैंने मना किया है, जिंदगी में ये वाला ऑप्शन तो चूज करना ही नहीं है, जिंदगी में ये वाला ऑप्शन तो चूज करना ही नहीं है। बात खत्म भैया, दोनों स्वतंत्र कारण नहीं हो सकते। बोथ द स्टेटमेंट है ना, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट कॉज नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट कॉज। ये तो मैंने मना किया है ना कि ये वाला ऑप्शन तो अपनी लाइफ में चूज मत करना। जी, दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 60 to 50। मतलब एक कॉलेज है एक्स, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ 60% जाती है, लेकिन वो कट ऑफ घटाकर 50% कर दी। 60% को घटाकर, है ना, 60% को घटाकर कट ऑफ 50% कर दी। चलो बहुत बढ़िया। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। मतलब पिछले 2 साल में हो क्या रहा है कि जो छात्र संघ है ना, स्टूडेंट यूनियन, वो कैंटीन में जो खाना दिया जाता है ना, उसकी क्वालिटी के लिए और हेल्थ के लिए और किसके लिए बेटा, और स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, है ना, ध्यान दे रहा है। कौन? स्टूडेंट यूनियन, उस कॉलेज के अंदर। तो क्या ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? नहीं सर, एक दूसरे से क्या लेना देना। तो फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट, या फिर सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट। ये दो ऑप्शन तो हटा दो। मैंने मना किया है अपने जीवन में ये वाला ऑप्शन तो चूज नहीं करना। एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है, ये तो कभी चूज नहीं करते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ये दोनों अभी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, अभी आए पेपर में सीजीएल मेंस। हाँ जी, नेक्स्ट। पिछले मतलब देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी कर दी। मतलब एक कोई कंट्री है, मान लो भारत है, भारत, उसने ना पिछले 5 साल में क्या किया, भारत ने कच्चे तेल का जो आयात होता है, आयात का मतलब समझते हो बेटा, इंपोर्ट, सॉरी, मतलब जो हम ऑयल सऊदी से जो तेल मंगा रहे थे, अब हम 6% कम मंगा रहे हैं। पहले हम मंगा रहे थे मान लो 100 लीटर, अब मंगा रहे हैं हम 94 लीटर, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ जी। तो 6% हम कम मंगा रहे हैं। इंपोर्ट, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, मतलब अपने शहर के अंदर लेके आना। चलिए दूसरा है, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स हैज सीन इट्स ग्रोथ मार्जिन डिक्लाइन शार्पली बाय 13% दिस ईयर। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने, जो ऑटोमोबाइल उद्योग है ना, इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। अच्छा ये बताओ, जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए होता है ना? ऑटोमोबाइल के लिए होता है ये क्रूड ऑयल। और ये बेटा पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, जबकि ऑटोमोबाइल जो डिक्लाइन हुआ है वो सिर्फ इसी वर्ष हुआ है, वो सिर्फ इसी वर्ष हुआ है। ये बात कर रहे हैं पिछले 5 साल की, और ये बात कर रहे हैं सिर्फ इस साल की। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है। तो सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट, या फिर फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट। ये दो ऑप्शन तो हटा दो, और ये ऑप्शन अपने जीवन में कभी चूज करना नहीं आपको। कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं हो सकता। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, है ना। ये ऑप्शन तो अपनी लाइफ में कभी चूज मत करना। ये मेरा बेटा गुरु मंत्र है, याद रखना, इस चैप्टर का गुरु मंत्र। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को ना चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में, चुटकी बजाई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, पिछले 3 वर्षों से, ये सारे बेटा सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ये सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। पिछले 3 वर्षों में क्या हुआ है? पिछले 3 वर्षों में राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। वास्तव में मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है ना, वो काफी कम हो गया। दूसरा, पिछले 5 सालों में, ये पिछले 5 साल की बात कर रहा है, ये पिछले 3 साल की बात कर रहा है, राज्य एम के कुल औसत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है, जिसके किसानों को राहत मिली है। औसत वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है। किस चीज की वृद्धि हुई है भाई? देयर हैज बीन एन इंक्रीज 6% ऑफ द टोटल एवरेज ईयर्स इन द स्टेट एम, व्हिच हैज बीन, किसी पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है। इन द लास्ट 5 years देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 6% इन द टोटल एवरेज ईयर्स इन द स्टेट एम, व्हिच हैज ब्रॉट रिलीफ फॉर द फार्मर। मतलब किसानों को राहत भी मिली है। अच्छा, दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो दो ऑप्शन तो हटा दो। अच्छा, स्वतंत्र कारण तो कभी बन ही नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन भी हटा दो। तो बस बात खत्म, दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने टोटल 21 क्वेश्चन आपको कराए कॉज एंड इफेक्ट के, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, इन 21 क्वेश्चन का एनालाइज कर लेते हैं। इन 21 क्वेश्चन में से जिस बच्चे के 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो बच्चा एवरेज है, उसको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जिसके 13 से 14 क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो बच्चा वेरी गुड, बढ़िया है, कोई बात नहीं। जिसके 15 से 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो बच्चा परफेक्ट है, वो बच्चा परफेक्ट है। उस बच्चे में किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई कमी नहीं है। और जिस बच्चे के 17 से 21 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं वो बच्चा अपने आप में सुपर कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आप गुड हो, वेरी गुड हो, आप परफेक्ट बच्चे हो, या फिर आप एकदम सुपर लेवल पे बिलोंग करते हैं, सुपर। ठीक है, आप सुपर है। अच्छा, जिसके 10 से कम ठीक है वो 1 नंबर का गधा है। ठीक है, उसका पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं है। चलिए, तो लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल फिर से एनालिटिकल रीजनिंग के किसी एक और टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।